विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुर
हेलो 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 गाइस हेलो गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग जी। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम जी? चलो बहुत वधिया, वधिया ही होना चाहिए जी। गुड मॉर्निंग श्रुति, गुड मॉर्निंग भरत, गुड मॉर्निंग मनीष, गुड मॉर्निंग सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा जी। गुड मॉर्निंग हर्षिल, गुड मॉर्निंग रुचि, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग वधिया जी वधिया। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, जय माता दी, राम राम जी, जय श्री राम जी। के हाल चाल है भाई? वधिया है सारे? चलो जी बहुत बढ़िया जी, मैं भी एकदम मस्त मौज बहार जी। पहले एक बार फटाफट से भगवान जी की प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज हमें आईटीसी का चैप्टर कंटिन्यू करना है। तो एक बार पहले भगवान जी की प्रार्थना कर लेते हैं जी। आओ जी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हाथ जोड़ लो फटाफट से जी, सारे बच्चे हाथ जोड़ लो। लोरी 1 2 3 स्टार्ट। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। चलो जी, हमारी प्रार्थना हमारी कंप्लीट हो चुकी है जी। और ये फटाफट से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ था इनपुट टैक्स क्रेडिट का जी। ठीक है जी, एक बार मुझे फटाफट से रिवीजन करवा दो लास्ट क्लास की। लास्ट क्लास में चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था आईटीसी करी, और आईटीसी के चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट किया? कुछ भी कंप्लीट नहीं किया, डेफिनेशन बस हमने कंप्लीट की है। आपको मैंने कहा था कि सेक्शन 16 से लेके 19 तक जो भी सेक्शंस होंगे वो सारे के सारे आईटीसी के होंगे। रूल नंबर 36 से लेके रूल नंबर 44 तक जो भी आपके रूल्स होंगे वो सारे के सारे आईटीसी के होंगे। अब आईटीसी के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन थी, जो डेफिनेशन हमने कंप्लीट की थी। एक डेफिनेशन हमने कंप्लीट की थी रजिस्टर्ड पर्सन की, एक डेफिनेशन हमने कंप्लीट की थी इनपुट की, एक डेफिनेशन हमने कंप्लीट की थी इनपुट सर्विस की, एक डेफिनेशन हमने कंप्लीट की थी कैपिटल गुड्स की, एक डेफिनेशन हमने कंप्लीट की थी इनपुट टैक्स की, एक डेफिनेशन हमने कंप्लीट की थी इनपुट टैक्स क्रेडिट की, एक डेफिनेशन हमने एग्जम्प्टेड सप्लाई कंप्लीट की, और एक डेफिनेशन हमने कंप्लीट की थी जीरो रेटेड सप्लाई। टोटल 8 डेफिनेशन हमने कंप्लीट की थी। अब अगर मैं 1 बाय 1 डेफिनेशन की बात करता हूँ तो पहला मीनिंग क्या रहा है? इनपुट। अब इनपुट मींस एनी गुड्स, मतलब इनपुट का मतलब कोई भी गुड्स होगा कैपिटल गुड्स को जोड़ के, जो भी आप इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज़ करोगे वो इनपुट में कवर होगा। इनपुट सर्विस में आपकी सारी सर्विस कवर होंगी, जो भी आप यूज़ करोगे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में वो इनपुट सर्विस में कवर हो जाएगी। कैपिटल गुड्स में आपका कैपिटल गुड्स में वो कवर होगा जिसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर दोगे और इसको यूज़ करोगे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, तो वो भी आपका कैपिटल गुड्स में कवर हो जाएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन में कौन कवर होगा? रजिस्टर्ड पर्सन मींस एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 बट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हैविंग द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 में क्या लिखा होगा कि जो पर्सन 22 में कवर होंगे या 24 में रजिस्टर्ड होंगे, मतलब जिनके पास GSTIN नंबर होगा ना, वो सारे के सारे पर्सन जो होंगे वो रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। फिर अगला क्या निकल कर है? इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स में आपके सभी टैक्स कवर होंगे, चाहे वो CGST हो, SGST हो, IGST हो, सेस हो, और आपके रिवर्स चार्ज वाले भी कवर होंगे। बट आपके जो कंसेशनल टैक्स जो कॉम्पोजिट स्कीम में टैक्स होगा सेक्शन 10 में, वो इनपुट टैक्स वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा, बस ये बात ध्यान दो। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे बोलते हैं? कि जो हमें
क्रेडिट मिलेगा वो किसका मिलेगा, इनपुट टैक्स का मिलेगा। तो जो इनपुट टैक्स में कवर होंगे उसके आईटीसी की बात होगी, जो टैक्स इनपुट टैक्स वाली कैटेगरी में कवर नहीं होंगे उसके आईटीसी की बात नहीं होगी। फिर एग्जम्प्टेड सप्लाई में क्या कवर होगा जी, एग्जम्प्टेड सप्लाई में नील रेटेड भी कवर होगा, होली एग्जम्प्ट भी कवर होगा, नॉन टैक्सेबल भी कवर होगा। और जीरो रेटेड सप्लाई सेक्शन 16 ऑफ IGST अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा वो भी यहाँ पे कवर होगा, अगर मैं SEZ को सप्लाई करूंगा वो भी यहाँ पे कवर होगा, और अगर जो मेरी सप्लाई एक्सपोर्ट हो रही है या SEZ में अगर सप्लाई हो रही है, अगर वो एग्जम्प्टेड सप्लाई भी है तो भी उसको जीरो रेटेड सप्लाई में ही कवर करके चलेंगे, उस केस में आईटीसी आप ले सकते हो। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की थी, उम्मीद करूंगा सारी बातें आपको समझ में आती है, ठीक है जी। अब देखो डेफिनेशन तो हमने कंप्लीट कर ली है, जो बेसिक डेफिनेशन थी, कई बार एग्जाम के अंदर बनती हैं, कई बार एग्जाम के अंदर नहीं बनती, बनेंगी तो अच्छी बात है, नहीं बनेंगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ ली है जी, ठीक है। अच्छा अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब ये डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद ना सेक्शन 16 से 19 तक जो मैं सेक्शन स्टार्ट करने हैं, उससे पहले एक बार ना आपको बेसिक समझाने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में जो हम आईटीसी का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें किसकी बातें होंगी और किसकी बातें नहीं होंगी। सर एक बात मैंने सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आज अगर मान लो मुझे कोई भी फाइनल गुड्स अगर बनाना है, या आज अगर मान लो मुझे कोई भी फिनिश गुड्स अगर बनाना है, तो फिनिश गुड्स को बनाने के लिए क्या क्या लगेगा। मैं एग्जांपल के तौर पे एक बात बताओ, मेरे हाथ में ना ये पेन है, मेरे हाथ में पेन है, कोई बता सकता है इस पेन को बनने के लिए क्या क्या लगा होगा। भाई आपके हाथ में भी एक पेन होगा ना, ये पेन कौन सा है, बटरफ्लो का, कौन सा है, बटरफ्लो, कौन सा है, पायलट, मतलब जो भी आपके हाथ में पेन है। नालायक, ओए ओए हेलो, उठ के बैठो नालायक, यार हद हो गई यार, सुबह सुबह मैंने 5 मिनट नहीं हुए क्लास स्टार्ट हुई, बच्चे को नींद आनी स्टार्ट हो गई है, मतलब क्या चक्कर है तुम्हारा। मेरे को तो लगता है कई बच्चे भाई साहब 24 में से ना 18 घंटे सोते हैं, रात को भी सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, दोपहर को भी सोते हैं, शाम को भी सोते हैं, फिर सोते हैं। मेरे को आपके लिए ना गाने कुछ लाइनें याद आ रही है मेरे को, आपको वो गाना ना था जो पुराना आपने गाना सुना होगा, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, मैं सोता रहूं, मैं सोता रहूं। ऐसे नालायक बच्चे बैठे हैं सामने, ठीक है। हाँ सेल्लो कैसर हमारे पास, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक बात मैंने सोच के बताना, अब जो भी आपके पास पेन है, जो भी आपके पास पेन है, मेरे को एक बात बताओ, अब इस पेन को बनाने में क्या क्या लगा होगा, इस पेन को बनाने में क्या क्या लगा होगा जी, एक बार मुझे बताना। एक तो लगा होगा सर ये प्लास्टिक लगा होगा, अच्छी बात है, प्लास्टिक लगा होगा, ठीक है। पेन को बनाने में एक, चलो बच्चे ने बोला सर इंक लगी होगी, बहुत बढ़िया, इंक लगी होगी जी, और इंक लगी होगी, निप लगी होगी, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके। लेबर लगी होगी, क्या बात है, लेबर लगी होगी, लेबर लगी होगी। और बताओ जी और क्या लगा होगा जी, प्लास्टिक लगा होगा, इंक लगी होगी, निप लगी होगी, लेबर लगी होगी, और मेरे ख्याल से मशीन तो लगी नहीं होगी ना, क्योंकि वो प्लास्टिक होगा वो हाथ से ही मोड़ दिया होगा। भाई प्लास्टिक तो आया होगा ऐसे देखो, प्लास्टिक ऐसे ही तो भाई सीधा प्लास्टिक आया होगा, मोड़ने में क्या है, हाथ से मोड़ दिया होगा प्लास्टिक, पेन बन गया होगा। या नालायकों मशीन भी लगी होगी, नहीं लगी होगी, मशीन भी लगी होगी, सबसे मेन तो सर मशीन लगी होगी जिसको मोल्ड करेगी। भाई जो प्लास्टिक स्ट्रेट आ रहा होगा उसको मोल्ड करने के लिए मशीन भी लगी होगी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर बच्चा कहता है सर रबड़ भी लगी होगी, रबड़ हाँ रबड़ भी, जो आगे वो ग्रिप के लिए रबड़ होती है वो भी लगी होगी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड जी, कमाल हो गया जी। अब एक बात मैंने सोच के बताओ जी, एक बात मैंने सोच के बताना, प्लास्टिक लगा होगा, इंक लगी होगी, निब लगी होगी, लेबर लगी होगी, मशीन लगी होगी, रबड़ लगी होगी, ये सारा का सारा सामान, इसके अलावा और भी होगा एक ना, ये मतलब आप पूरी सर्च कर लो, नहीं अब यही लग जाओ सर ये भी लगा होता है, वो भी लगा होता है। मेनली क्या क्या लगा हुआ है भाई, अगर पेन मेरे पास है, प्लास्टिक लगा, इंक लगी, निप लगी, लेबर लगी, मशीन लगी, रबड़ लगी, मेनली कंटेंट एक पेन को बनाने में ये लगा। अब एक बात मैंने सोच के बताना सर, अब अगर इन सब को यूज करके पेन बना तो कोई मुझे बताएगा पेन क्या है, मतलब पेन क्या है, पेन सर पेन क्या है, इसको मैं फाइनल गुड्स कहूंगा या फिनिश गुड्स कहूंगा, मतलब इन दोनों में से मैं कुछ भी कहूं बात एक ही है। इस पेन को बनाने के लिए जो भी सामान लगा, इन सबको ना नॉर्मली मैं इनपुट का नाम देता हूं जी। मैं दोबारा कह रहा हूं, मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी ये नहीं समझेगा कि इनपुट का मतलब है, इनपुट की डेफिनेशन की बात कर रहा हूं जी।
मनीष समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं यहां पे क्या करूं, मैं इनपुट का मतलब इनपुट की डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा। अगर मैं एज पर इनपुट की डेफिनेशन बात करूं तो इनपुट क्या है? इनपुट प्लास्टिक है। इनपुट क्या है? इनपुट इंक है। इनपुट क्या है? इनपुट निब है। इनपुट क्या है? इनपुट रबड़ है। बट मशीन क्या है? वो कैपिटल गुड्स है। लेबर क्या है? वो इनपुट सर्विस है। बट मैं इन सबको इनपुट का ही नाम देके चलूंगा, ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं जी। भाई नॉर्मली क्या कहना चाह रहा हूं कि भैया जो भी आपने फाइनल गुड्स को बनाने के लिए जो भी आपने सामान यूज किया वो इनपुट में कवर होगा, वो बात अलग है। इनपुट की डेफिनेशन अलग है, बट नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए इनपुट मींस व्हाट, कि फाइनल गुड्स को बनाने के लिए, फिनिश गुड्स को बनाने के लिए जो भी आप यूज करोगे वो इनपुट में कवर होगा, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो इनपुट सर्विस हो, चाहे वो मशीन हो। अब मेरे कुछ क्वेश्चन का मुझे आंसर दो जी। अब जब मैंने प्लास्टिक परचेज किया होगा, बच्चा कह रहा है सर एक बात बताना, जैसे आप इन सबको यूज करके पेन बनाओगे तो आपने प्लास्टिक तो कहीं ना कहीं से परचेज किया होगा। मैं कहा बिल्कुल मनीष मैंने प्लास्टिक परचेज की है। तो अमीशा कहती सर आपने इंक भी कहीं ना कहीं से ली होगी। मैं कहा बिल्कुल इंक ली है। श्रुति कहती सर आपने निब भी ली होगी। मैं कहा बिल्कुल। तो सारे बच्चे कहते हैं सर लेबर भी है, मशीन भी है, रबड़ भी है, ये सब आपने सामान कहीं ना कहीं से लिया होगा। मैं कहा बिल्कुल सही बात है। अब एक बात मैंने सोच के बताना, जब मैं किसी पर्सन से प्लास्टिक लेकर आया हूँगा तो क्या मैंने प्लास्टिक पर जीएसटी पे किया होगा? मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मेरी एक फैक्ट्री है, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं पेन की, और मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं। तो जब मैंने प्लास्टिक परचेज किया होगा तो क्या मैंने प्लास्टिक पर जीएसटी दिया होगा? नहीं दिया होगा। बिल्कुल जीएसटी दिया होगा जी। जब मैंने इंक परचेज की होगी तो इंक पर मैंने जीएसटी दिया होगा? नहीं दिया होगा। बिल्कुल जीएसटी दिया होगा जी। जब निब लेकर आया हूंगा उस निब पर जीएसटी दिया होगा? नहीं दिया होगा। बिल्कुल दिया होगा जी। जब मैंने बाहर से कोई लेबर ली होगी, अगर वो लेबर की एजेंसी अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो क्या उस लेबर की सर्विस पर जो भी मैंने चार्जेस पे किए होंगे क्या उस पर जीएसटी मैंने पे किया होगा? यस पे किया होगा। जब मैंने मशीन परचेज की होगी क्या मैंने मशीन पर जीएसटी दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा। जब मैंने रबड़ परचेज की होगी क्या मैंने रबड़ पर जीएसटी दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो भी मैं सामान परचेज करके आया उस परचेज पर मैंने जीएसटी पे किया। फिर इन सबको यूज करके मैंने पेन बना दिया और पेन मैंने आगे सप्लाई कर दिया फॉर एग्जांपल ऐश्वर्या को। अब जब मैंने ऐश्वर्या को पेन बेचा तो ऐश्वर्या मेरी दुकान पे आई, तो ऐश्वर्या ने कहा कि सर मुझे ना पेन चाहिए जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो ना, मैंने सुना बहुत बढ़िया पेन होता है। तो मैंने कहा ये वाला पेन हमारा है, बट ये पेन ना 100 रुपये का है। तो एक्चुअल में ये पेन की खासियत क्या, देखो ये यहाँ से भी चलता है और ये रिवर्स से भी चलेगा। ठीक है, तो मतलब आप कहीं से भी इस पेन को आप यूज़ कर सकते हो। और आपको दिख रहा होगा, देखो बीच में रिफिल बिल्कुल भी नहीं दिख रही, जबकि इसके बीच में रिफिल है, इंक भी है इसके अंदर। मैं कहा सर ये पेन की कारीगरी है मैम, तो ये पेन 100 रुपये का है। तो बच्चन साहब कहते हैं, अभिषेक जी कहते हैं अरे सुनते हो एक पेन हमें भी दिलवा दो ना ऐश्वर्या जी। ऐश्वर्या जी कहते हैं अरे क्या बात कर रहे हो मियाँ जी, एक पेन आप और ले लो। तो उसने ऐश्वर्या ने मान लो मैंने 2 पेन लिए। अब जब ऐश्वर्या ने 2 पेन लिए तो मैंने कहा ये पेन 100 रुपये का है, 2 पेन पड़ेंगे 200 रुपये के। तो ऐश्वर्या ने कहा सुन रहे हो जी मेरे जी ये जो ये अपना बच्चन साहब है ना, पहली बार पेन लेने हैं किसी दुकान से, सस्ता तो लगा लो कुछ। मैं कही 200 रुपये का पड़ेगा, सिंपल सी बात है 200 रुपये का पेन लेना है जी। अब सोच के बोलना 200 रुपये का पेन मैं ऐश्वर्या को बेच रहा हूँ, मान लो इस पे जीएसटी 18% है, 36 रुपये का जीएसटी है, 236 रुपये टोटल सामान निकल के आ गया। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये जो बच्चन साहब और जो ऐश्वर्या हैं मुझे टोटल कितने रुपए देंगे? 236 रुपये देंगे। 200 रुपये जेब में डालूंगा, 36 रुपये गोन को पे करूंगा। इतना मुझे बोल दो, इस 36 रुपये को मैं इनपुट टैक्स का नाम दूंगा या आउटपुट टैक्स का नाम दूंगा? पहले मेरे को ये बताओ, ये जो 36 रुपये का जीएसटी लगा ये इनपुट टैक्स है या आउटपुट टैक्स है? पहले मेरे को ये क्लियर करो। सौम्या, सौम्या, जय, श्रुति, उर्वशी, सारे बच्चे मुझे आंसर दो, ये 36 रुपये का जो टैक्स है ये मेरे लिए इनपुट टैक्स है आउटपुट टैक्स है? क्या बात है यार, मैंने बच्चे देखे तो नालायक बच्चे तो मैंने बहुत देखे सर। सर बता रहा हूँ सर, मैं एक एक दरगाह एक एक पीर गया आप लोगों को ढूंढने के लिए जो बच्चे कह रहे हैं इनपुट टैक्स है। यार कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, कहाँ चले गए वो बच्चे? एक बार इनपुट टैक्स वाले मेरे को एक बार बच्चे दिख जाएं, सही बता रहा हूँ आज मैं गुस्से के मूड में हूँ सर, यहां से कूद के जान दे दूंगा मैं कूद के जान दे दूंगा यहां से। वो एक बात मैंने सोच के बताऊं नालायकों, मैं पेन आगे सेल कर रहा हूं, सेल पर जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्या वो इनपुट टैक्स होगा? सर सेल पर लगने वाला जीएसटी कौन सा है? दैट इज आउटपुट टैक्स ना भाई। सेल करना मेरे लिए क्या है? आउटपुट है। और ये सामान लेना ये मेरे लिए क्या है? ये इनपुट है।
तो जो इस पर मैंने जीएसटी चार्ज किया होगा, ये बोलो नालायक बच्चों कि सर ये आउटपुट टैक्स है। एक बात मुझे और बताओ, अच्छा अब अगर ये आउटपुट टैक्स है तो जो मैंने सामान प्लास्टिक, इंक, निब, लेबर और मशीन और ये रबर मैंने परचेज की होगी, इन सब पर जो भी मैंने जीएसटी पे किया होगा वो जीएसटी कौन सा है? हाँ जी, मेरे को ये बताओ, इन सब पर जो भी मैंने जीएसटी पे किया होगा ये जीएसटी कौन सा है जी? आवाज मार देना मुझे। जब मैंने ये सामान परचेज किया होगा तो उस सामान पर जो भी मैंने जीएसटी पे किया होगा, उस सामान पर जो मैंने जीएसटी पे किया वो जीएसटी मेरा कौन सा है? इनपुट टैक्स है या आउटपुट टैक्स है? बच्चा कह रहा है सर ये वाला जो है वो इनपुट टैक्स है। अच्छी बात है, ये वाला इनपुट टैक्स है, वो आउटपुट टैक्स है। अब इतना बता दो, किस टैक्स की पेमेंट के लिए कौन सा टैक्स हम यूज कर सकते हैं? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, किस टैक्स की पेमेंट करने के लिए हम कौन सा टैक्स यूज कर सकते हैं? सर एक मिनट रुको, किस टैक्स की पेमेंट करने के लिए कौन सा टैक्स हम यूज कर सकते हैं? ओके, अच्छा, हाँ सर याद आ गया, आउटपुट टैक्स की पेमेंट करने के लिए इनपुट टैक्स को आप यूज कर सकते हो। मतलब बच्चा ये बात कहना चाह रहा है सर जब ये 36 रुपए आप गवर्नमेंट को देने जाओगे तो इनपुट जो टैक्स होगा उसको आप यूज कर लोगे। मतलब लाइन क्या निकल के आ रही है? लाइन ये निकल के आ रही है कि आउटपुट टैक्स की पेमेंट करने के लिए इनपुट टैक्स को तुम यूज कर सकते हो। अब मेरे को एक बात और बताना, आउटपुट टैक्स की पेमेंट करने के लिए मैं इनपुट टैक्स को यूज कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, किस सीक्वेंस में कर सकता हूं? क्या ये सारी बातें ये चैप्टर बताएगा या ऑलरेडी हमें पता है? यार देखो आंसर गलत मत दे देना। देखो अभिषेक, हर्षित, हर्षिल, लवनीश और जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं गलत मत आंसर दे देना। कैसे कर सकता हूं और किस सीक्वेंस में कर सकता हूं, क्या ये बातें मुझे ये चैप्टर बताएगा या ऑलरेडी मुझे पता है? ऑलरेडी मुझे पता है। अच्छा एक बार फिर मुझे बताओ, ऑलरेडी अगर पता है तो कैसे पता है जी? सोच के बताना। अगर मेरा इनपुट टैक्स में आईजीएसटी है, शाबाश मेरे बड़े शाबाश, हाँ जी, अगर मेरे इनपुट टैक्स में आईजीएसटी है तो कैसे यूज कर सकते हो? जल्दी बोलो, अगर मेरे इनपुट टैक्स में आईजीएसटी है तो कैसे यूज कर सकते हो? आईजीएसटी फर्स्ट करेंगे, आईजीएसटी सेकंड करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी एट एनी मैनर। अगर मेरे इनपुट टैक्स में सीजीएसटी है तो कैसे कर सकते हो? सीजीएसटी और आईजीएसटी। अगर मेरे इनपुट टैक्स में एसजीएसटी है तो कैसे करोगे? एसजीएसटी और आईजीएसटी। और किस सीक्वेंस में करोगे? सबसे पहले दम घोटेंगे आईजीएसटी का, फिर दम घोटेंगे सीजीएसटी का, फिर दम घोटेंगे एसजीएसटी का। 1 बाय 1 हत्या करेंगे। सबसे पहले हत्या होगी आईजीएसटी की, फिर हत्या होगी सीजीएसटी की, फिर हत्या होगी एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की। बस ये बात ध्यान दो। तो ये सारी बातें तो हम कर चुके हैं, ये दोबारा नहीं करनी। ये पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 17 था जो हमने कंप्लीट किया ना, वो सारा इसी का था। अच्छा हाँ सर, ये बातें तो हमें याद आ गया। वो सेक्शन नंबर 49 के अंदर लिखी हुई थी। 49(5) हो गया, 49 कैपिटल ए हो गया, 49 कैपिटल बी हो गया, रूल नंबर 88 कैपिटल ए हो गया। ये सारी बातें तो वहीं पर थी। आंसर इज यस। तो सर जब ये सारी बातें हमने वहीं पढ़ी कि इनपुट टैक्स को कैसे यूज करना है और किस सीक्वेंस में यूज करना है, ये सारी बातें हमने वहां पढ़ी हैं। तो जब ये सारी बातें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं तो फिर आईटीसी के चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? आईटीसी के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे। सर ये पढ़ेंगे। सर क्या पढ़ेंगे बता दो ना। ये पढ़ेंगे कि जो आपने बोला कि आउटपुट टैक्स की पेमेंट करने के लिए इनपुट टैक्स यूज करोगे, वो यूज कब कर पाओगे? अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने बुक किया होगा। वो क्रेडिट ही कब बुक कर पाओगे? ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा मतलब समझ आ गया। मतलब जो हम अपनी बुक्स में जो हम लिखते हैं कि मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं, वो जो आपने कहा था कि गवर्नमेंट कॉल करेगी, गवर्नमेंट कॉल करके बोलेगी लिखो अपनी बुक्स में कि तुमने मुझे इतने रुपए लेने हैं। तो वो लाइन आपने हमें बोली थी कि मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं, वो लाइन मैं अपनी बुक्स में कब लिख पाऊंगा? क्या ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे? आंसर इज यस। तो क्रेडिट अवेलमेंट से रिलेटेड बातें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। यूटिलाइजेशन से रिलेटेड बातें हम ऑलरेडी पेमेंट के चैप्टर में कर चुके हैं। तो दोनों चैप्टर में क्लैरिटी हो गई जी।
दोनों चैप्टर में क्लैरिटी हो गई। तो जब एक लाइन की बात होगी कि मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं, ये मैं लाइन कब लिख पाऊंगा, उसके लिए मुझे इस चैप्टर के पास आना पड़ेगा। जब वो लाइन मैं लिख लूंगा, उसको लिखने के बाद मैं यूज कैसे करूंगा, उसके लिए मैं पेमेंट वाले चैप्टर के पास जाऊंगा। तो आपके दिमाग में ना क्लैरिटी होनी चाहिए। सर लोग, सही बता रहा हूं, आईटीसी का चैप्टर कंप्लीट कर जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता चैप्टर कहता क्या है। वो सेक्शन सारे कंप्लीट करेंगे, सेक्शन उनको सारे आते होंगे, बट जब मैं इन दोनों में डिफरेंस पूछूंगा वहां पे कंफ्यूजन आ जाएगी। तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब मुझे अपनी बुक्स में लिखना है कि मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं, तो वो लाइन लिखने के लिए मुझे क्या कंडीशन देखनी पड़ेगी, वो सारी बातें इस चैप्टर में है। जब वो लाइन में लिख लूंगा, लिखने के बाद उसको यूज कैसे करना है, वो सारी बातें आपकी पेमेंट के चैप्टर में आ रही हैं जी। डन है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पक्का। तो अब मैं आपको एक बार दिखाता हूं जी, इधर देखो ध्यान से एक बार। अब यहाँ पे चेक करना, मिस्टर विवेक एक जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, उनके पास जीएसटीएन नंबर है जी। सेक्शन 10 में वो कवर नहीं है, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन होल्डर नहीं है, मतलब यूआईएन होल्डर नहीं है, और सेक्शन 10 वाले नहीं है, क्योंकि अगर वो सेक्शन 10 वाले हैं तो आईटीसी वो ले ही नहीं सकते। अगर यूनिक आइडेंटिफिकेशन होल्डर हैं तो भी वो यहाँ से बाहर हैं, क्योंकि सेक्शन 25 में जो रजिस्टर्ड होगा वो यहाँ पे कवर होगा। और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 बट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हैविंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो मिस्टर विवेक ना तो सेक्शन 10 वाले हैं ना यूआईएन वाले हैं, मतलब नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है। तो वो इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स यूज करते हैं फाइनल गुड्स को बनाने में। तो जब इन्होंने सामान परचेज किया उस पर जीएसटी पे किया, जब कैपिटल गुड्स परचेज किया होगा उस पर जीएसटी पे किया होगा, जब सर्विस ली होगी उस पर जीएसटी पे किया होगा, और जब वो आगे सप्लाई करेगा उस पर जीएसटी चार्ज करेगा। और जो ये जीएसटी चार्ज करेगा अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे, इसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। देखो फिर मैंने क्या लिखा है, इस जीएसटी को जब गवर्नमेंट को देने जाएंगे तब इनवर्ड सप्लाई पर जो हमने जीएसटी पे किया होगा उसको हम यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सेक्शन 16 to 19। वो यूज कब कर पाएंगे, अगर वो मुझे मिला होगा। अब मुझे मिलेगा कैसे, वो सारी बातें 16 से 19 के बीच में है, ठीक है जी। उसके बाद एक और ये जीएसटी पे किया आपने इनवर्ड सप्लाई पर जी। तो इनवर्ड सप्लाई इसका मतलब क्या होता है, मैं मतलब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अपनी बुक्स में कब लिख पाएंगे कि मुझे गवर्नमेंट से इतने रुपए लेने हैं, दैट इज आईटीसी क्लेम। इसको क्या बोलते हैं, अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। वो कब लिख सकते हैं और कब क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए 16 से 19 के पास जाना पड़ेगा, रूल विद 36 to 44। तो देखो अब दो बातें निकल के आ रही हैं, दो इशू हैं, एक तो अवेलमेंट का और एक यूटिलाइजेशन का। यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड करने के बाद होता है, ये सारा कुछ हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। और अवेलमेंट जो है वो 16, 17, 18, 19, ये 4 सेक्शन है विद रूल नंबर 36 to 44 जो हमें कंप्लीट करने हैं। डन है जी। पहले मेरे को ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, अगर ये बेस क्लियर है तब मैं आगे बढ़ूंगा जी। अगर यहां तक का बेस क्लियर है ना तब मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जी। यार आप मुझे ना आंसर दे नहीं रहे, देखो सही बताऊं, बस 3-4 बच्चे ने मुझे आंसर देते हैं, या तो लाइव में बच्चे बैठते ही नहीं है या शांत होके बैठते हैं जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ जाऊं जी। चलो इधर सुना ध्यान से, अब मैं 1 by 1 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं कि 16 से लेके 19 तक सेक्शन कहते क्या हैं। एक बार ना ऐसा करते हैं, सारे सेक्शंस की ना हेडिंग पढ़ते हैं, 16, 17, 18, 19, इसकी हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या है, ठीक है। एक बार सेक्शन 16 की ना सिर्फ 16 की हेडिंग बोल दो, हेडिंग एक बार हेडिंग बोलना, हेडिंग क्या है। सेक्शन 16 की हेडिंग है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 16 की हेडिंग है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर यूसेज ऑफ आईटीसी लिखा है या टेकिंग ऑफ आईटीसी लिखा है। टेकिंग मतलब लेना, मतलब आईटीसी लेने की क्या एलिजिबिलिटी है और क्या कंडीशन है, वो सारी बातें 16 में लिखी हैं। कोई मुझे बताएगा सेक्शन 16 में कितनी बातें लिखी हैं जी। हाँ जी रुचि मेरे को ये बताओ, सेक्शन 16 में कितनी बातें लिखी हैं, बताना। एक। उर्वशी आप बताना कितनी लिखी हैं जी, 1 या 2।
2 बातें लिखी हैं। आप बताओ निशा, कितनी बातें लिखी हैं सेक्शन 16 में? 2 बातें लिखी हैं। ऐश्वर्या, कितनी बातें लिखी हैं? 2 बातें लिखी हैं। ऑलमोस्ट जितने बच्चे सामने बैठे हैं वो एग्री करेंगे सेक्शन 16 में एक बात नहीं 2 बातें लिखी हैं। सर वो कह रहे हैं पहली बात तो लिखी है एलिजिबिलिटी और दूसरी बात लिखी है कंडीशन। कोई बताएगा इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? कोई मेरी क्लास में सिंगल बच्चा ये बताना चाहता हो इन दोनों के अंदर फर्क क्या है जी? बताना जी, बस ये बोल दो। कोई सिंगल बच्चा ये बताना चाहता हो इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन में क्या फर्क है? मैं देखना चाहता हूं क्या फर्क आप मुझे बताओगे, इन दोनों में क्या फर्क है? चलो ये तो मेरे को समझ में आ गया, 2 बातें लिखी हैं, बट इन दोनों में फर्क क्या है? मतलब एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? ओके, हर्ष कह रहा है सर मैं बताना चाहता हूं जी। हर्ष बताओ क्या फर्क है? बच्चा कह रहा है अच्छा कंडीशन के हिसाब से एलिजिबल होते हैं। उर्वशी कह रही है कंडीशन कौन कौन एलिजिबल कौन कौन ले सकता है, और कंडीशन ये कंडीशन होनी चाहिए। अच्छा एलिजिबल मींस आप ले सकते हैं, एंड कंडीशन में आएगा कि आप कैसे ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, एलिजिबल मतलब कब एलिजिबल होगा आईटीसी लेने के, कंडीशन में मतलब एलिजिबल होने के बाद क्या कंडीशन है। चंचल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एलिजिबल होता है उसको कौन कौन ले सकता है, अच्छी बात है। अच्छा एक बात मुझे बताना, एक बात बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर कोई पर्सन आईटीसी लेने के इन एलिजिबल है, अगर कोई पर्सन आईटीसी लेने के इन एलिजिबल है बट मान लो वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर देता है, तो क्या वो आईटीसी ले पाएगा? एक पर्सन है वो आईटीसी लेने के इन एलिजिबल है, वो आईटीसी लेने के इन एलिजिबल है बट वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो क्या वो आईटीसी ले पाएगा जी? यस या नो, मतलब ही नहीं है। मतलब सबसे पहली बात निकल के आ रही है कि पहले आईटीसी लेने के एलिजिबल बनोगे, और अगर एलिजिबल बनोगे तो भी, हाँ जी हेलो इधर इधर, पहले क्या बनोगे? एलिजिबल बनोगे, और एलिजिबल होने के बाद भी आईटीसी तब क्लेम कर पाओगे अगर सेक्शन 16 में दी गई सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। आप मुझे एक बात बताना, आप में से किस किस बच्चे ने मूवीज देखी हैं? मूवीज बच्चा कह रहा है सबने देखी हैं। अच्छा वेब सीरीज भी आप सबने देखी होंगी जी, और आप सब जानते हो आजकल की वेब सीरीज में कितनी अच्छी लैंग्वेज यूज होती है, बहुत बहुत बढ़िया लैंग्वेज यूज होती है सर। मतलब वेब सीरीज में ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज होती है जिसको हम पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं कि नहीं? बच्चा कह रहा है मरवाओगे क्या, छोटी बच्ची हो क्या आप, कैसे बातें कर रहे हो सर? अगर पापा मम्मी साथ बैठे हो मतलब है हम मिर्जापुर चला के बैठ जाएं? कैसी बातें कर रहे हो सर? अगर आप पापा मम्मी साथ बैठे हो मतलब है कोई वेब सीरीज चला के बैठ जाएं? ठीक है, ऐसे थोड़ा होता है। कोई छोटी मोटी वेब सीरीज होती है ना इसमें कोई अच्छे अच्छे शब्द यूज नहीं होते, नहीं तो हर वेब सीरीज में अच्छे अच्छे शब्द यूज होते हैं सर। आजकल तो बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द यूज होते हैं, आपको पता ही नहीं है कैसी बारे बेकार की बातें कर रहे हो। तो मतलब वेब सीरीज जो है वो अकेले में ही देख सकते हैं सर। अच्छा नहीं, कई वेब सीरीज अच्छी भी होती हैं, जैसे मैंने अभी गुल्लक देखी, गुल्लक के अंदर कोई अच्छे अच्छे वर्ड नहीं है, सारे फैमिली वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब होती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में। ऐसे मत कहो कि सारी वेब सीरीज ऐसी होती हैं। अच्छा एक बात में सोच के बताना जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या जी खत्म, क्या खत्म बाय टाटा कोटा फैक्ट्री? हाँ अच्छी भी होती है सर, मैं वही तो कह रहा हूँ अच्छी भी होती है कोटा फैक्ट्री, कई हैं वेब सीरीज जो अच्छी हैं। साउथ की मूवी देखते हैं, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक बात मैंने सोच के बताओ, इधर देखो ध्यान से, मैंने ना वेब सीरीज के नाम नहीं पूछा आपसे, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ। कभी आपने देखा जब मूवीज होती हैं या वेब सीरीज होती हैं उसके ऊपर ना ग्रेड लिखा होता है, ग्रेड यू करके, यू ए करके, आपने कभी देखा ऐसा ग्रेड लिखा होता है जी? किस किस बच्चे ने कभी ऐसा ग्रेड देखा है? किस किस बच्चे ने कभी ऐसा ग्रेड देखा है? यू हो गया, यूए हो गया और ए ग्रेड हो गया जी। देखा कभी आपने ऐसा ग्रेड लिखा हुआ है? अच्छा एक बताना, ऐसा ग्रेड मतलब इस ग्रेड का मतलब क्या होता है? यू का मतलब क्या होता है? यू, यू का मतलब क्या होता है बताएगा मेरी क्लास में कोई बच्चा बताना चाहता हो यू मीन्स क्या होता है? यू मीन्स क्या होता है? यू मीन्स यूनिवर्सल,
यू मीन्स हो गया यूनिवर्सल, ओके। और यू ए का मतलब क्या होता है जी? चाहे मूवीज हो चाहे वेब सीरीज हो, चाहे मूवी हो चाहे वेब सीरीज हो जी, ठीक है नी। यू और यू ए का मतलब क्या होता है? यू ए का जी, बहुत बढ़िया जी सर। यू का मतलब होता है कोई भी देख सकता है। यूए का मतलब होता है कि देख तो कोई भी सकता है, बट उसका ना थोड़ा सा माइंड मैच्योर होना चाहिए। मतलब उसको ना, मतलब ये नहीं है, मतलब हम इसको सबके लिए अलाउड नहीं करेंगे, बट जिसकी एज नॉर्मली 13 साल या उससे ऊपर की होती है, जिसकी एज नॉर्मली 13 साल या उससे ऊपर की होती है, वो इसको देख सकता है। और ए का मतलब होता है जिसकी एज 18 साल या उससे ऊपर की है, वो इसको देख सकता है जी। एक्चुअल में ए का मतलब होता है एडल्ट, मतलब जिसकी एज 18 साल या उससे ऊपर की है वो इसको देख सकता है। बट आप सब जानते हो सर, आज ये कहने की बातें 18 साल वाले भाई साहब 14-14 साल के, 12-12 साल के आज घर में बैठ के बच्चे घर के अंदर बैठे हैं, वेब सीरीज चला के बैठ जाते हैं, और फिर उसके अंदर अच्छे अच्छे वर्ड आते हैं, और तेरी ऐसी गीत है, तेरी है, तेरी है, तेरी बच्चों का तो ओ माय गॉड पापा ये कौन सी लैंग्वेज है पापा? पापा ये तो आपने हमें कभी सिखाई नहीं। पापा कह रहे बंद कर नाला, कहाँ चला के बैठ गया, हद हो गई तेरी। मतलब आजकल वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना सर, मतलब कहने को ए ग्रेड है, ऊपर लिखा है 18 साल या उससे ऊपर वाले देखेंगे नहीं, और इससे कम वाले नहीं देखेंगे। बट आजकल तो 12-12 13-13 साल के बच्चे देख रहे हैं जी, कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। अब मैं एक बात फिर भी पूछना चाहता हूं, जैसे मान लो आप एक वेब सीरीज या मान लो मूवी देखने के लिए गए, तो आपने कहा ऐसा करते हैं भाई साहब ना, मूवी देख के आते हैं। और मूवी मान लो कोई लगी थी, कोई भी मूवी का नाम ले लो, कौन सी मूवी लगी है, फॉर एग्जांपल मान लो लगी है मूवी, मान लेते हैं अभी वो जयेश जयेश भाई जोरदार मूवी लगी है, या मान लो फॉर एग्जांपल पृथ्वीराज चौहान मूवी लगी है, या भूल भुलैया 2 मूवी लगी है। तो उस मूवी में ना, उस मूवी की पहली कंडीशन ये है, मतलब पहला है कि 18 साल या ऊपर वालों को एंट्री मिलेगी, इससे कम वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। अब दो दोस्त गए देखने के लिए, गए मान लो पृथ्वीराज चौहान है, तो मूवी देखने के लिए गए, तो दोस्त दोस्त देखने के लिए गए, और एक की एज मान लो 16 साल की है, एक की एज मान लो 19 साल की है। तो एक की एज 16 साल की है, एक की एज मान लो 19 साल की है जी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब जो 16 साल की एज है, 19 साल की एज है, मूवी के बाहर गेट पर ही बॉडीगार्ड खड़े हैं आपका आधार कार्ड चेक करने के लिए कि 18 साल या उससे ऊपर वालों को ही इस मूवी में एंट्री मिलेगी, नहीं तो उस मूवी में मतलब वो कार धाड़ है, मतलब जो मारना कूटना है, तो मारना कूटना जो है, हम छोटे बच्चों के दिमाग में वो गलत चीज नहीं डालना चाहते, तो भाई साहब ये अपना सिंपल सी बात है, ये 18 साल प्लस वालों के लिए। अब जो ये बच्चा 16 साल का है, मेरे को ये बताओ क्या इस मूवी में इसको एंट्री मिल जाएगी? 16 साल वाले को क्या इस मूवी में 16 साल को एंट्री मिल जाएगी? सोच के बोलना सर, क्या इस मूवी में 16 साल वालों को एंट्री मिल जाएगी? यस या नो? आंसर दो मुझे, क्या इस मूवी में 16 साल वालों को एंट्री मिल जाएगी? आंसर इज नो। अच्छा 16 साल वालों को एंट्री नहीं मिलेगी, रीजन इसने कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, या ये एलिजिबल ही नहीं है? बोलना मेरे बच्चे, बोलना, शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। मोमोज की पार्टी होगी जी आज। आज अगर आप सही आंसर दे दोगे मोमोज की पार्टी होगी जी, सही बता रहा हूं मैं। हाँ जी, ये एलिजिबल ही नहीं है, या कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की। सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो एलिजिबल ही नहीं है ना, ये तो एलिजिबल ही नहीं है भाई। लिखा है 18 साल या उससे ऊपर वाले एलिजिबल है, ये 16 साल का एलिजिबल ही नहीं है। चलो जी, अब ये 19 साल का है, अब ये 19 साल का इसने आधार कार्ड दिखाया, कह रहा है ये देख लो जी मेरा आधार कार्ड है जी, मैं तो 19 साल का हूं, मेरे को तो एंट्री मिल जाएगी। गवर्नमेंट उन्होंने बोला हाँ जी एंट्री मिल जाएगी जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन है। मूवी देखने के लिए आप एलिजिबल हो। हेलो सुन रहे हैं रोशन लाल? रोशन लाल नाम है बच्चे का, मान लो। हाँ भाई सुन रहा है रोशन लाल? 4 कंडीशन है, एलिजिबल तो है भाई। पहली कंडीशन तो है भाई, वहां जाके मूवी के अंदर सीटियां नहीं मारेगा जी, मतलब यूं नहीं करना, यो काम नहीं करना भाई, चुप करके। पहली कंडीशन कोई सीटी नहीं बजेगी। दूसरी कंडीशन ऐसे नहीं करना। तीसरी कंडीशन ये तालियां नहीं मारनी, और चौथी कंडीशन भाई साहब ये है कोई मार कुटाई नहीं करनी अंदर। ये 4 कंडीशन हैं। या फोन साइलेंट करना है, फोन पे तूने अपना कोई मूवीज नहीं बनानी, या फोन पे तूने वीडियो नहीं बनानी, ये कंडीशन है। अब मुझे अपने आप बोल देना जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जो 4 कंडीशन है क्या 16 साल वाले के लिए बताई जा रही हैं या 19 साल वाले के लिए बताई जा रही हैं जी? अब मुझे बताओ, क्या ये जो कंडीशन बताई गई हैं 4 कंडीशन,
कि भैया सीटियाँ नहीं मारनी, हो हल्ला नहीं करना, मार कुटाई नहीं करनी, फ़ोन पे रिकॉर्डिंग नहीं करनी, ये किसके लिए बताई जा रही हैं? 16 साल वाले के लिए बताई जा रही हैं या 19 साल वाले के लिए बताई हैं? 19 साल वाले के लिए बताई जा रही हैं। तो मतलब पहले वो एलिजिबल बना और वो भी तब जाके वो मूवी पूरी कंप्लीट देख पाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, नहीं तो वो भी यहां से बाहर निकल जाएगा। बस ये बात ध्यान दो जी। तो यही फर्क मैं आपको समझाना चाह रहा हूं सर। एलिजिबल और एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन मींस कि जो इन एलिजिबल है उस पे कंडीशन की बात ही नहीं होगी, जो एलिजिबल हैं वो भी आईटीसी तब क्लेम कर पाएंगे अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। तो सेक्शन 16 में दो बातें हैं, सेक्शन 16 में ना दो बातें हैं जी, सेक्शन 16 में दो बातें निकल के आ रही हैं, बस ये बात ध्यान दो जी। तो ये हमारा सेक्शन 16 है जी। सर बट यहाँ सब होता है, प्रैक्टिकल में चिल्ला चिल्ला के पागल कर देते हैं नालायक। हाँ सही बात है, मूवी हॉल में ये तो है, सीटियाँ सूटियाँ बजती हैं जी। चलो वापस आओ जी, अब ये क्लियर हो गया जी। तो क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। तो सिंपल सी बात है ना, जो इनएलिजिबल है जी, जो इनएलिजिबल है वो तो पहले ही बाहर हो गया, जो एलिजिबल है वो भी तब होगा जब वो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया जी, ये एग्जाम्पल आपके सामने है जी। ये तो हमें सेक्शन 16 जो आज हमें स्टार्ट करना है थोड़ी देर के बाद, सेक्शन 16 में दो बातें सीखने को मिलेंगी कि कौन एलिजिबल होगा और जो भी एलिजिबल होगा वो कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। डन है जी। उसके बाद सेक्शन 17 जो हमारे सामने आएगा वो ये है। एक बार चेक करो सेक्शन नंबर 17 क्या कह रहा है। अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। सेक्शन 17 बताना कितनी बातें हमें बताएगा जी। सेक्शन 17 एक बात हमें बताएगा या दो बात बताएगा जी। सेक्शन 17 हमें एक बात बताएगा या हमें दो बात बताएगा जी। बताओ जी 17 हमें क्या बताएगा। कितनी बातें बताएगा जी, ये भी दो बातें बताएगा। क्या कह रहा है सेक्शन 17, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। कोई बताएगा इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, मतलब अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। कोई बच्चा बताना चाहता हो जिसने थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव में अच्छे से पढ़ा हो या उसको थोड़ा बहुत याद अगर आ रहा हो कि हाँ सर ऐसा हमने कुछ पढ़ा था, तो हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों का मतलब ये है जी। बताओ जी। अपोर्शनमेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी एंड ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी। ओके, अपोर्शनमेंट कैसे बताएंगे, कैसे बांटेंगे और कहाँ ब्लॉक है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा एंड कब आईटीसी नहीं मिलेगा। अच्छा, अपोर्शनमेंट मतलब कैसे बांटेंगे, कैसे बांटेंगे तो वो तो बता दिया ना। मैं नहीं यार, आप कैसे कैसी बातें कर रहे हो, वो तो बता तो दिया कि आईजीएसटी में बांटेंगे, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी एट एनी मैनर, फिर सीजीएसटी पहले सीजीएसटी में बांटेंगे, फिर एसजीएसटी के अंदर बांटेंगे। तो ये बांटने वाला सिस्टम तो बता ही दिया, बांटने वाला सिस्टम तो बता ही दिया, वो बताया नहीं। पेमेंट वाले चैप्टर में हम फिर क्या करके आए हैं, पेमेंट वाले चैप्टर में जो फिर हमने किया वो हमने किया क्या है, आईटीसी मिलेगा तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, वो अपोर्शनमेंट है। एंड ब्लॉकेज मतलब आईटीसी कहाँ मिलेगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं होगी। ओके, अपोर्शनमेंट मतलब कैसे बांटेंगे, ब्लॉक क्रेडिट का आईटीसी नहीं मिलेगा। नविता कह रही है ब्लॉक क्रेडिट का आईटीसी नहीं मिलेगा। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं फिर जो भी हम पेमेंट वाले चैप्टर में करके आए हैं वो क्या है भाई, जो हमने पेमेंट वाले चैप्टर में किया वो क्या है। बच्चा कह रहा है सर वो तो यूज का था, वो तो यूज का था, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। मतलब क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था कि आईजीएसटी फर्स्ट आईजीएसटी देन सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी फर्स्ट सीजीएसटी और देन फिर आपका आईजीएसटी, तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। सर वो सिर्फ ऑर्डर मैनर है, यूटिलाइजेशन है। अच्छा वो यूटिलाइजेशन है, ओके। सुनना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर। अब आपने मुझे कहा कि सर मतलब आपने मुझे कहा कि सर कि हम इसका मतलब होता है कि हम कैसे बांटेंगे। ओके ओके ओके, कैसे बांटेंगे।
मैं आपको, मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ पड़ा नहीं है वैसे। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, मेरे पास वैसे भी कुछ भी नहीं है। चलो छोड़ो, आपको मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ जी, आपको मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। जैसे जैसे ये लो, मेरे को कुछ मिल गया एग्जांपल। इधर सुनना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ जी, इधर सुनना ध्यान से, इधर देखो। एक बात मैंने सोच के बताओ सर, पहले मैं मतलब समझा रहा हूँ अपोर्शनमेंट का, फिर मतलब समझाऊंगा मैं ब्लॉकिंग का। पहले अपोर्शनमेंट समझेंगे, फिर हम समझेंगे ब्लॉकिंग, ठीक है जी। अब एक बात में सोच के बताओ, जैसे मान लो मैं ये ना मार्केट से कपड़ा लेकर आया, मैं ये कपड़ा मार्केट से लेकर आया जी, आपको दिख रहा है यहाँ पे कपड़ा, इसमें ना ग्रीन कलर है तो वो मे भी छुप रहा होगा। हाँ ये छुप रहा है ना, हाँ ये देखो बीच में ग्रीन गायब हो गया। ये टॉवल है वैसे, ये ग्रीन ग्रीन कलर का है तो बीच में ग्रीन, वो क्रोमा के चक्कर में ना पीछे ग्रीन स्क्रीन होती है तो वो छुप गया। तो मान लो मैं मार्केट से ना कपड़ा लेकर आया, मैं मार्केट से कपड़ा लेकर आया। अब इस कपड़े को ना, इस कपड़े को कुछ मैंने बिजनेस में भी यूज किया, कुछ पर्सनल यूज भी किया। तो अब सोच के बोला, अगर एक कपड़े को मैंने बिजनेस में यूज किया और पर्सनल यूज किया, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब मैंने कपड़े को बिजनेस में भी यूज किया और पर्सनल यूज भी किया, तो क्या जो मैंने इस कपड़े पर जीएसटी पे किया होगा, क्या उसका मुझे सारा आईटीसी मिलना चाहिए? सर इसकी शर्ट बनवाइए ट्रांसपेरेंट, तो बिना शर्ट के ही घूम लेता हूँ। जब ट्रांसपेरेंट ही शर्ट बनवानी है तो फिर शर्ट डालो ही मत, फिर क्या फायदा शर्ट डालने का, नालायक। हर्ष कह रहे इसकी शर्ट बनवाइए ट्रांसपेरेंट, तो अब ट्रांसपेरेंट ही शर्ट बनवानी है तो हर्ष फिर शर्ट बनवानी क्यों है, क्यों खर्चने 500 रुपये टेलर के ऊपर? मेरे को बताओ फटाफट से जी। बिजनेस वाले का ओनली, ठीक है जी, मतलब मिस्टर इंडिया हो जाओगे मिस्टर। अरे नालायक को, मेरे को ये बताओ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने कपड़ा बिजनेस में यूज किया या मैंने पर्सनल भी यूज किया, तो क्या जो भी मैंने जीएसटी पे किया होगा, क्या उसका मुझे सारा आईटीसी मिल जाएगा? नहीं, मतलब बिजनेस वाले का मिलेगा, पर्सनल वाले का नहीं मिलेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर जैसे बिजनेस में आपने कपड़ा को यूज किया होगा उसका तो मिलेगा, जो पर्सनल वाला होगा उसका नहीं मिलेगा। चलो अच्छी बात है। अब मान लो इसमें से इतना कपड़ा जो है, इतना मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इतना कपड़ा मैंने अपना पर्सनल यूज किया था तो इतने का मुझे आईटी से नहीं मिला। अब मेरे पास इतना कपड़ा रह गया जी, अब मेरे पास इतना कपड़ा रह गया, मतलब पहले इतना कपड़ा था, इसमें से इतना कपड़ा मैंने पर्सनल यूज किया, फिर मेरे पास इतना कपड़ा रह गया। ये कपड़ा जो है ये मेरे बिजनेस में है। अब इस बिजनेस में ना, इस कपड़े से, बहुत ध्यान सुना सर, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब जो मैंने कपड़ा बिजनेस में यूज किया, आपने कहा सर इसका आईटीसी की बात हो सकती है, जो पर्सनल वाला है उसके आईटीसी की बात नहीं हो सकती। अब इतने कपड़े से ना मैंने 4 चीजें बनाई, एक ये जी, एक मान लो ये चीज है, और एक मान लो ये है। देखो ध्यान सुना मेरी बात को। तो वो कपड़ा था, वो कपड़ा बिजनेस में यूज किया, उसके आपने आईटीसी की बात की। अब उस कपड़े से मान लो मैंने 4 चीजें बनाई, ये आपका निकल के आ रहा है 1 2 3 और 4, ये 4 चीजें आपकी निकल के आ रही हैं, ठीक है। मतलब उस कपड़े के 4 टुकड़े हुए। उस कपड़े से मान लो मैंने एक बनाया फॉर एग्जाम्पल हैंकी, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने बनाया उस कपड़े से, मान लो भगवान झूठ ना बुलवाए, शर्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कपड़े से मैंने बनाया, फॉर एग्जाम्पल ये आपका निकल के आ गया, ये कपड़े से और क्या बन सकता है, कपड़े से मान लो ट्राउजर बन गई है, और ये कपड़े से मान लो टाई बन गई है, ये कपड़े से टाई। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है भाई, एक तो मैंने कपड़े से बनवाई टाई, ये मान लो मैंने एक तो बनवाई कपड़े से ये वाली टाई, फिर एक मैंने कपड़े से बनाया हैंकी, एक मैंने कपड़े से बनवाया शर्ट, और एक मैंने कपड़े से बनवाई ट्राउजर। कोई दिक्कत तो नहीं है? सोचना आप ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जो ये टाई मैंने बनवाई है ना सर, जो ये टाई मैंने बनवाई है, ये जीएसटी में टैक्सेबल है। टाई पे मान लो जीएसटी है, टाई पे मान लो जीएसटी है जी। उसके बाद अब जो मैंने हैंकी बनवाया, हैंकी पे मान लो जीएसटी एग्जम्प्ट है, हैंकी पे मान लो जीएसटी एग्जम्प्ट है। जो मैंने शर्ट बनवाई है, जो मैंने शर्ट बनवाई है वो जीएसटी में मान लो ये भी टैक्सेबल है। और जो मैंने ट्राउजर बनाई है, ट्राउजर जो मैंने ये जो ट्राउजर बनाई है ना, ट्राउजर, ये क्या है, ये 17.5 में ना इसका आईटीसी ब्लॉक है, इसका आईटीसी ब्लॉक किया हुआ है भाई। गवर्नमेंट ने कहा ट्राउजर का आईटीसी 17.5 में ब्लॉक है। सारे बच्चे मुझे आंसर देना चाहिए। सौम्या, हेलो भैया, सीधे होके बैठो प्लीज यार। देखो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, चैप्टर ये 4 लेक्चर के अंदर भी खत्म हो सकता है,
क्वेश्चन तो भी आप सही करोगे, क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, बट प्रॉब्लम क्या, मैं वो चीज़ आपको करवाना नहीं चाहता जो मेरे मन में आती नहीं है। अगर आप चाहते हो ना कि मजा आए तो तभी होगा अगर आप साथ पार्टिसिपेट करोगे। अब सुनना ध्यान से, पहले मैं कहना क्या चाह रहा हूं भाई, मैं ये कपड़ा लेकर आया था, मैं पूरा ये कपड़ा लाया था, इस कपड़े में से मैंने इतना कपड़ा पर्सनल यूज कर लिया, अब इतना कपड़ा मैंने बिजनेस में यूज किया, फिर इस कपड़े के मैंने 4 टुकड़े की, एक से मैंने अपनी टाई बनवाई, एक से मेरा ये हैंकी हो गया, एक शर्ट होगी, एक ट्राउजर होगी। अब ये टाई मैंने क्या बोला, टैक्सेबल है, टाई मैंने क्या बोला, टैक्सेबल है। मैंने फिर हैंकी क्या बोला, एग्जाम्प्ट है। शर्ट मैंने क्या बोली, टैक्सेबल है। ट्राउजर मैंने बोली 17(5) में आईटीसी ब्लॉक है। मैं एक बात बताना, अब जो ये कपड़ा मैंने बिजनेस में यूज किया था, क्या उस सारे कपड़े का भी मुझे आईटीसी मिलेगा या इसकी भी मुझे बाइफर्केशन करनी पड़ेगी? सोच के बोल दो यार, जो मैंने अब ये कपड़ा है तो क्या इस सारे कपड़े का मुझे आईटीसी मिलेगा या इसकी भी मुझे बाइफर्केशन करनी पड़ेगी? आवाज नहीं आ रही। अरे क्या कहने लाग रहे भाई, अरे आंसर दे दो। मैं कहने लग रहा कि जो कपड़ा मैंने बिजनेस में यूज किया था उसके 4 टुकड़े हुए, उसमें कुछ एग्जम्प्टेड है, कुछ का आईटीसी ब्लॉक है, कुछ का आईटीसी टैक्सेबल है, तो क्या सारे का आईटीसी मिल जाएगा या उसकी बाइफर्केशन भी करनी पड़ेगी? उसकी बाइफर्केशन भी करनी पड़ेगी। अब मान लो ये टाई थी, ये टाई थी टैक्सेबल, गवर्नमेंट कह रही भाई साहब ये तेरी टाई टैक्सेबल है ना, इसका तुझे आईटीसी मिल जाएगा, इस टाई का तू आईटीसी क्लेम कर ले, इस टाई का तू आईटीसी क्लेम कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा हैंकी 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 एग्जम्प्ट है तो इतने पोर्शन का आईटीसी नहीं मिलेगा, शर्ट का आईटीसी टैक्सेबल है, इसका मिलेगा। ट्राउजर 17(5) में ब्लॉक है, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। मुझे सोच के बोल देना, क्या यहां पर भी बाइफर्केशन होगी, नहीं होगी? यस होगी। इसको बोलते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। ये है अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट मींस व्हाट? अपोर्शनमेंट का मतलब ये होता है कि जो तुम सामान लेकर आए उसमें तुमने बिजनेस में कितना यूज किया, नॉन बिजनेस में कितना किया, फिर बिजनेस में यूज करने के बाद एग्जम्प्टेड में कितना किया, टैक्सेबल में कितना किया। अब जो तुम कपड़ा लेकर आए, जो तुम सामान लेकर आए, बिजनेस नॉन बिजनेस, नॉन बिजनेस वाले का नहीं है, बिजनेस वाले का ओके है। बिजनेस वाले में भी 2 चीजें होंगी कि तुम बिजनेस तो कर रहे हो बट उसमें जो तुम सप्लाई बना रहे हो वो एग्जम्प्टेड भी और टैक्सेबल भी है। अब एग्जम्प्टेड वाले का नहीं है, टैक्सेबल वाले का है, तो इसको बोलते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी सेक्शन 17(5) के अंदर आती हैं कि जब भी आपने कोई सामान लिया उसको बिजनेस में किया, नॉन बिजनेस में किया, नॉन बिजनेस वाले का तो पहले ही बाहर निकाल दो, बिजनेस वाले में करने के बाद फिर जो तुम उससे सामान बना रहे हो उससे एग्जम्प्टेड भी बन रहा है, टैक्सेबल भी बन रहा है, और मान लो मिक्स यूज भी हो रहा है, तो भैया एग्जम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा, टैक्सेबल का मिलेगा। और अगर मिक्स यूज हो रहा है, मान लो अगर मिक्स यूज हो रहा है, तो मिक्स यूज वाले केस में कैसे अपोर्शनमेंट करेंगे, ये सारी बातें हमें देखनी है जी। अब मैं क्या बताऊं, अपोर्शनमेंट का मतलब समझ में आया नहीं आया जी? टाई उतार दी जाए, टाई अच्छी लग रही है वैसे यार, ये अगर देखा जाए इसको मैं कैसे बाहर डाल के जा सकता हूँ, जैसे कहीं पर भी जाऊँ। वाह, सही लग रही है टाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको तो मज़ा आता ही है मेरी बेइज्जती करवाने में। हाँ, आप चाहते हो कि विवेक सर ऐसे बाहर जाएं, ऐसे टाई डाल के जाएं। इसको मैंने शर्ट बोला तो भी आपने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, क्या ये शर्ट है, क्या मैं पूरे शरीर पे डाल सकता हूँ? इसको मैंने ट्राउजर बोला, आपने एक बार भी नहीं कहा सर ये ट्राउजर है, मैं कैसे डाल के जाऊंगा इसको? हद हो गई। मतलब क्या मैं आदिवासी हूँ जो पत्ते डाल के घूमते थे, नालायक कहीं के? इधर देखो ध्यान से नहीं, कभी ये बोल भी दो क्या लग रहे हो सर, हद हो गई बिल्कुल ही। हाँ, ट्राउजर ही पहन लो सर वो वाली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। इधर देखो ध्यान, आदिवासी एरिया में वो नहीं है, वो जो मोगली था, पहले मोगली आता था, मोगली, फूल खिला है, फूल खिला है, फूल खिला है, नालायक कहीं के। ठीक है जी, चलो वापस आओ जी। अब एक बात में सोच के बताना जी, तो अपोर्शनमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया कि अपोर्शनमेंट किसे कहते हैं। अपोर्शनमेंट इस तरह से करना पड़ता है। अब एक बार आओ जी ब्लॉक क्रेडिट। अब एक बार आओ जी ब्लॉक क्रेडिट। अब ब्लॉक क्रेडिट का मतलब क्या है जी? सर की वाइफ भी लाइक, अरे घर के सारे कपड़े कहाँ गए, जंगल जंगल पता चला है। इधर देखो यार ध्यान से, नालायक हो तुम, इधर आओ इधर आओ। ये सारा तुम्हें याद है, कमाल है वैसे, तुमको सारा कुछ याद है, मतलब जितना मर्जी, बस ये याद नहीं होगा कल हमने क्लास में क्या किया था, आज से 40 लेक्चर पहले हमने पहले क्या किया था, याद है आपको सब कुछ? मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूँ वैल्यूएशन का आज कुछ भी, या पेमेंट का कुछ भी पूछ लूँ, या टीडीएस, मतलब जो भी तक अभी तक हमने किया, याद है आपको सारा कुछ?
याद है? वो याद नहीं होगा आपको, ये सारा कुछ याद है। चड्डी पहन के फूल खिलाए, फूल खेल, जंगल जंगल, पता चला है, पता चला है, नालायक। इधर देखो ध्यान से, अब मुझे आंसर देना जी। तो अपॉर्चनमेंट क्या होता है वो क्लियर है जी। अब आगे आ रहा है ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट जो है ना, ये हमारा 17.5 में है। अभी पूछेंगे पूछेंगे, अभी अभी टाइम नहीं है, आगे चलते हैं जी। अभी पूछते हैं, उसके लिए एक दिन निकालूंगा आराम से, ठीक है जी। उसके लिए एक दिन निकालूंगा पूरा आराम से। अभी पहले यहाँ पे देखो जी, ठीक है। अब यहाँ पे सुना ध्यान से। हाँ, थोड़े दिनों के बाद तो तुम्हारा क्या भरोसा है भाई, थोड़े दिनों के बाद तुम मेरे शक्तिमान बना दोगे। आपका बस चले ना, आप पता मुझे वहीं बैठे बैठे घूम दे दो। ओए ओए विवेक सर, सर एक बार वैसे ऐसे उंगली करके बोलना, शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, दुनिया बदल सकती है। आपको क्या भरोसा है, आप तो मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। इधर देखो ध्यान से। तो ब्लॉक क्रेडिट जो है वो 17.5 में डिफाइन है जी। ब्लॉक मींस गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि हम आपका आईटीसी ब्लॉक कर देंगे जी, हम आपका आईटीसी ब्लॉक कर देंगे। सर ब्लॉक कैसे करेंगे, मतलब ब्लॉक किस चीज में करेंगे, मतलब समझा नहीं मेरे से। आप कहना चाह रहे हो ब्लॉक कर देंगे, तो ब्लॉक मतलब किस चीज में कर देंगे। इधर देखो ध्यान से, इधर वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। देखो मैंने जो आपसे पैसे लिए हैं ना, वो सब चीज़ के लिए हैं। मैंने पढ़ाने के भी लिए हैं, समझाने के भी लिए हैं, डांस भी करके दिखाने के लिए, मुजरा भी करके दिखाने के लिए हैं, हंसाऊंगा भी मैं, चुप भी मैं कराऊंगा, सब पैसे कंबाइन है उसके अंदर, कुछ नहीं है। मुशायरा भी होगा, सारा कुछ उसके अंदर कंबाइन है, ठीक है। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब ब्लॉक का मतलब है, गवर्नमेंट कह रही हम तुम्हारा क्रेडिट ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक मीन्स पता क्या, कि चाहे तुमने सेक्शन 16 की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड की हैं, चाहे तुमने सेक्शन 16 की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड की हैं, तुम एलिजिबल हो, सारी कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहे हो, उसके बावजूद भी हम तुम्हें आईटीसी नहीं देंगे अगर तुम 17.5 में कवर हो जाते हो। तो सर मतलब जैसे कोई सामान बिजनेस पर्पस में भी यूज किया होगा, तो क्या उसका भी आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा? आंसर इज यस। नहीं 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 सर, एक बार दोबारा, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, वो आईटीसी ब्लॉक हो गया, वो तो बात समझ में आ रही है। मतलब कोई सामान बिजनेस पर्पस में यूज हो रहा है, उसका आईटीसी ब्लॉक कर देंगे। आंसर इज यस 17.5। आपको मैं 2-3 एग्जांपल देना चाहता हूं, समझाऊंगा नहीं क्योंकि अभी मैंने सेक्शन 17 स्टार्ट नहीं किया। 17 जब स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे। आपको मैं 1-2 एग्जांपल देता हूं। सबसे पहला एग्जांपल है मोटर व्हीकल। गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक होगी, उसका आईटीसी ब्लॉक है। ऐसे मोटर व्हीकल जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक होगी इंक्लूडिंग ड्राइवर, उनका आईटीसी ब्लॉक है। सर क्या आप हमें एग्जांपल दे सकते हो कि मोटर व्हीकल अगर बिजनेस में यूज हो रहा है तो भी आईटीसी ब्लॉक है? आंसर इज यस। आज जितनी बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी है, जितनी बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी है, चेक करो, सबने गाड़ियां ली होती हैं अपने एम्प्लॉय की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और आपने देखा है जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी होती हैं, उनकी गाड़ियों में उनके एम्प्लॉय घर जाते हैं और घर से वो गाड़ियां उनको ऑफिस में लेके जाती हैं। तो क्या ये गाड़ियां वो पर्सनल यूज हो रही हैं, ऑफिस में हो रही हैं? ऑफिस में हो रही हैं। तो अगर ये गाड़ियां इन्होंने परचेज की हैं, इसकी परचेज पर जो भी जीएसटी पे किया होगा, सारा आईटीसी ब्लॉक है 17.5 में। गवर्नमेंट कह रही भाई साहब लग्जरी चीजों पर हम ऐसे आईटीसी अलाउड नहीं करेंगे, और जो ये गाड़ियां कंपनी वालों ने लगाई हैं, ये उन्होंने अपनी मर्जी से लगाई हैं, अपने एम्प्लॉय को सुविधा देने के लिए लगाई हैं, इसका आईटीसी हम अलाउड नहीं करेंगे। ये बात ध्यान देना चाहिए। तो मोटर व्हीकल हम आगे रखे पढ़ेंगे, मोटर व्हीकल पे आईटीसी नहीं मिलता। ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस आईटीसी नहीं है। आज अगर आप ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस लेते हो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करवाते हो आईटीसी नहीं मिलेगा। आप चेक करना कितने सेलिब्रिटीज हैं नहीं, आर कितने सेलिब्रिटीज हैं। आप एक बार ना ऐसा करना, आप शक्ल देख लेना गूगल पे हीरोइनों की, आप हीरोइंस की ना एक बार शक्ल देख लेना सर, आप हीरोज की एक बार शक्ल देख लेना बिफोर और आफ्टर। भाई साहब कई हीरोइन ऐसी हैं आपको जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा। आप कहोगे हैं नहीं मम्मी, डर लग रहा है इसको देख के, मम्मी ये पहले ऐसी थी क्या? मम्मी कहती है बेटे पैसा आने से ना सब कुछ बदलता है, इसने कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई है बेटे। क्या सोच रहे हैं? अब सोच के बोलना। अब ये प्लास्टिक सर्जरी जो करवाई हुई है कितने लाखों रुपए लगे होंगे, है उसके प्रोफेशन के लिए,
है उसके प्रोफेशन के लिए, है उसके प्रोफेशन के लिए, ठीक है जी। अब सोच के बोला गवर्नमेंट कह रही फिर भी जो भी जीएसटी होगा उसका हम आईटी से आपको लागू नहीं करेंगे। तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि यार कई सर्विस है जहां पे आईटीसी ब्लॉक है जी, ठीक है जी। पागल बनाने की निंजा टेक्निक, चलो इधर देखो ध्यान से, निंजा टेक्निक की जानवी कपूर, आलिया भट्ट, मतलब इससे पता लगता है भाई साहब यूट्यूब पे सर्च मार रखी है सबने, ऐसा नालायक बच्चा, मेरे को था चलो कोई आंसर नहीं देगा ना, मेरे दिल को दिलासा हो जाएगा कि बच्चा कम से कम ये चीजें सर्च तो नहीं करता ना, बिफोर आलिया भट्ट और आफ्टर आलिया भट्ट, ये देखो सारे बच्चे भाई साहब, सारा मेरे को लगता है तुम काम काम धंधा कुछ नहीं है क्या तुम्हें, है ओए, मतलब इतने सारी, आलिया भट्ट देख लो, जानवी कपूर देख लो, प्रियंका चोपड़ा देख लो, भाई साहब बिपाशा बसु को देख लो, ये क्या करते हो तुम सारा दिन बैठ के, बिफोर और आफ्टर की गेम खेलते हो क्या? ऐसे नालायक बच्चे हैं, हद हो गई बिल्कुल ही। मेरे को उम्मीद नहीं थी, आप सही बता रहा हूं। बच्चा कह रहा है सर शुक्र है आपने हमें रोक लिया, अभी थोड़ी देर रुक जाते आप, फिर हम आपको सारे हीरोइनों के नाम दे देते हैं, हम हमारा काम ये सर 24 घंटे में ये सर्च करते हैं, नालायक कहीं के। तो जो ये सर्विस होती है इसका आईटीसी ब्लॉक है जी। तो मतलब काफ़ी सारी सर्विस हैं, मोटर व्हीकल हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस हो गया, कॉस्मेटिक की सर्विस हो गया, कैटरिंग की सर्विस हो गया, ठीक है, ये आईटी से ब्लॉक किया हूं मैं, कंस्ट्रक्शन की सर्विस पे आईटी से ब्लॉक है। तो काफ़ी सारी सर्विस पे आईटी से ब्लॉक है, चाहे आपने बिजनेस के लिए वो यूज़ क्यों ना किया हो तो भी आपका आईटी से ब्लॉक है जी, ठीक है। तो 17(5) में ये आईटी से हम देखेंगे जी, ठीक है। अब मुझे आप आंसर दे देना बस, सेक्शन 17 में कितनी बातें समझ में आ रही है? नहीं, 17 में दो बात समझ में आ रही है, अपोर्शनमेंट और ब्लॉक। अपोर्शनमेंट मतलब कैसे बाइफर्केशन करोगे आगे, और ब्लॉक का मतलब होता है कि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करने के बावजूद भी आपका आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाएगा, चाहे वो सामान आप बिजनेस में यूज कर रहे हो तो भी आपका आईटीसी ब्लॉक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पक्का। ये सेक्शन नंबर 17 हमारा ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। अब एक बार सेक्शन नंबर 18 पर भी आ जाओ जी, 18 भी देखते हैं 18 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 18 की हेडिंग पढ़ना जी, ये लो पढ़ो, 18 की हेडिंग पढ़ना, एक बार 18 की हेडिंग पढ़ो। पढ़ो 18 की हेडिंग जी, सेक्शन 18 की हेडिंग पढ़ो, हेडिंग क्या लिखी है, और मुझे बताओ कितनी बातें बता रहा है सेक्शन 18, एक या दो? सेक्शन 18 की हेडिंग से क्या पता लग रहा है कि 18 एक बात के बारे में, मतलब एक बात कर रहा है या दो बातें कर रहा है? जैसे सेक्शन 16 ने दो बातें की, 17 ने दो बातें की, 18 ने कितनी बातें की हैं जी? 18 ने कितनी बातें की हैं जी? 18 जो है वो एक ही बात डिस्कस कर रहा है, वो कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस, ये हमारा सेक्शन नंबर 18 है। अब कोई बताएगा सेक्शन 18 को पढ़ने से क्या फील हो रहा है? देखो मैंने ना तो भी 16 कराया, ना 17 कराया, ना मैंने 18 कराया, इसको हम डिटेल में करेंगे, सिर्फ हेडिंग से हम जानना चाह रहे हैं कि क्या पढ़ने को मिलेगा हमें। अब सेक्शन 18 कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस, मतलब कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस होंगे उसमें आईटीसी तुम्हें कैसे अवेलेबल होगा उसकी बातें 18 में है। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर स्पेशल सर्कमस्टांसिस क्या हुआ? वॉइस क्या, वॉइस आ रही है ना? हेलो 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 हेलो, हाँ आ रही है ना वॉइस तो? हाँ ठीक है। मतलब स्पेशल सर्कमस्टांसिस मींस, बच्चा कहता है सर मतलब स्पेशल सर्कमस्टांसिस मींस क्या होगा? आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, एक बात मैंने सोच के बताओ जी। मान लो एक पर्सन जो है, मान लो एक पर्सन जो है ये जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, और एक पर्सन जीएसटी में मान लेते हैं रजिस्टर्ड पर्सन है, बट इसने कॉम्पोजिट स्कीम ली हुई है, ठीक है। एक पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इसने नॉर्मल स्कीम ली हुई है। एक पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, इसने भी नॉर्मल स्कीम ली हुई है। बहुत ध्यान से मेरी बातों का आंसर देना। हेलो, खड़े होके बैठो, खड़े होके बैठो नालायक, सीधे होके क्यों नहीं बैठते? ये नाला भिंडी कलर का सामने बच्चा बैठा है, मैंने सब्जियों के नाम लेने छोड़ दिए थे। मेरी मम्मी ने कहा विवेक तेरी वीडियो देखती हूँ तो सब्जियों के नाम लेता है ना, ये अच्छा नहीं होता।
हाँ, उसके घर वाले अगर सब्जी के नाम से बुलाने लग गए फिर क्या होगा? तुझे किस दिन अच्छा लगेगा? मान लो अगर बच्चा गली में जा रहा हो, उसकी मम्मी उसको बोले ओए भिंडी इधर आ, वो बच्चा पीछे मुड़ के देखे, दूसरे वाले देखे ओए भाई साहब इसका नाम तो भिंडी है, कह रहे सब्जियों के नाम लेने छोड़ दे तू। तो मैंने सब तब से सब्जियों के नाम लेने छोड़ दिए हैं। हाँ जी, सुनना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब ये 4 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। एक बात मुझे बताओ जी, अगर कोई पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, अगर कोई पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, और मेरे को बताओ अगर कोई पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, तो क्या पहले बताओ क्या वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी चार्ज कर सकता है? क्या अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी चार्ज कर सकता है? मुझे आंसर दो फटाफट से जी। अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड है, क्या वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई में जीएसटी चार्ज कर सकता है? हाँ निशा, मेरी मम्मी ने सही में मना की है। मेरी मम्मी मेरा यूट्यूब बहुत ध्यान से देखती है, एक एक बात नोट करती है मेरी। मैं कुछ भी गलत बोल दूं उस दिन मेरे को डांट पड़ जाती है शाम को जी। नहीं, जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता जी, ठीक है जी, जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। अच्छा, क्या ये अपनी इनवर्ड सप्लाई पर जीएसटी पे करके आएगा जी? भाई आउटवर्ड सप्लाई पर तो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, बट क्या अपनी इनवर्ड सप्लाई पर जीएसटी पे करके आएगा? सर बिल्कुल पे करके आएगा। भाई जिसने इसे सामान लिया, अगर पार्टी मान लो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वो तो जीएसटी चार्ज करेगी, तो वो जीएसटी पे करके आएगा। अच्छी बात है जी, मतलब ये जीएसटी पे करके आ रहा है बट आगे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। सोच के बोलना, क्या इसका आईटीसी मिलेगा? क्या इसका आईटीसी इसको मिलेगा नहीं मिलेगा जी? आवाज मार दो मुझे फटाफट से जी। मेरे सवालों का जवाब दो, दो हाँ। क्या इसका आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि वो पार्टी अनरजिस्टर्ड है, और अगर वो पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो जब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आईटीसी किस बात का? जब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आईटीसी किस बात का? मतलब इसको यहां पे आईटीसी नहीं मिलेगा। ये बात तो क्लियर होगी जी। अगले एग्जाम्पल पे आओ, अगले एग्जाम्पल पे आओ। अब ये पर्सन जो है ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है बट ये कॉम्पोजिट स्कीम में है, तो क्या अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटी चार्ज करेगा? यस या नो? नहीं करेगा। कॉम्पोजिट वाले जीएसटी चार्ज नहीं करते, कंसेशनल टैक्स चार्ज करते हैं, जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, और कंसेशनल टैक्स भी अपनी जेब से पे करेंगे, कंज्यूमर से चार्ज नहीं करेंगे। बट जब ये सामान परचेस करके आएगा, क्या इस पे जीएसटी पे करेगा? बिल्कुल पे करेगा। ये वाली पार्टी मान लो रजिस्टर्ड है तो ये जीएसटी चार्ज करेगी, ये जीएसटी पे करेगा। और अगर जीएसटी पे करेगा, क्या इसका आईटीसी क्लेम करेगा? नहीं क्लेम करेगा। रीजन क्यों नहीं क्लेम करेगा? कॉम्पोजिट वाले आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, या आईटीसी क्लेम नहीं करेगा जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये रजिस्टर्ड पर्सन है, नॉर्मल स्कीम में, नॉर्मल स्कीम में, बट ये जो सामान बना रहा है वो एग्जम्प्टेड है, वो एग्जम्प्टेड है, वो जीएसटी में टैक्सेबल ही नहीं है। तो पहली बात तो आगे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा क्योंकि एग्जम्प्टेड है, बट पीछे को जो भी सामान लेके आएगा उस पर जीएसटी पे करेगा, उसका आईटीसी क्लेम करेगा? नहीं क्लेम करेगा। क्यों नहीं क्लेम करेगा? क्योंकि अगली सप्लाई एग्जम्प्टेड है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बात हमने पढ़ी थी जी। वो जगह क्या हो गया सर? मम्मी बाहर आ गई, मम्मी कह रहे कौन खून मांग रहा है तेरा? ओए ओए तेरा कौन खून मांग रहा है? मम्मी वो विवेक सर समझा रहे हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि आगे जीएसटी दोगे तभी आईटीसी मिलेगा मम्मी। तो यहाँ पे ना वो एग्जम्प्टेड सप्लाई थी, तो एग्जम्प्टेड सप्लाई मतलब एग्जम्प्ट हो गया, तो जीएसटी है नहीं, तो वो सर कह रहे हैं इसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा क्योंकि अगली सप्लाई एग्जम्प्टेड है, टैक्सेबल नहीं है। ठीक है जी। अच्छा अब आ जाओ जी, अब ये पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, नॉर्मल स्कीम में, अब ये सामान बना रही है टैक्सेबल। जब ये सामान बना रही है टैक्सेबल तो आगे जीएसटी चार्ज करेगा, पीछे जीएसटी ये देकर आएगा, और जो ये जीएसटी देकर आएगा उसका ये आईटीसी क्लेम कर लेगा। आईटीसी क्लेम क्यों कर लेगा? क्योंकि अगली सप्लाई टैक्सेबल है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई मुझे बताएगा इसमें नॉर्मल केस कौन सा है? नॉर्मल केस जो है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे लास्ट वाला केस नॉर्मल है, लास्ट वाला केस ना ये नॉर्मल केस है, बिल्कुल नॉर्मल केस है। मतलब अगर अगली सप्लाई टैक्सेबल है, जीएसटी चार्ज करो, उस वो वाला जीएसटी देकर आओ और फिर आईटीसी यूज कर लो, ये बिल्कुल नॉर्मल बात हो रही है जी। अब एक बात मुझे बताओ जी, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं भैया, सीधो के बैठ जाओ। बिल्कुल मैंने पहले वाला एग्जांपल दिया, इसमें मान लो मैं जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हूं,
अब जब मैं जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हूँ, सर आपकी मम्मी आपके साथ नहीं है, वरना वो आ जाते हैं स्टूडियो में। तभी तो मेरी मम्मी वो क्लास देखती है मेरी यूट्यूब पे जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मेरी मम्मी ने मेरे को कई बार कहा है कि कैसे तू बच्चों वाली हरकतें करता है यार, मतलब क्या। मैंने मम्मी को फिर समझाया, मैं कहा मम्मी देखो सामने बैठते हैं बच्चे, वो मेरे से कितने किलोमीटर दूर बैठे हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं उनको ऐसे सीरियस होकर समझाऊंगा तो मेरे को नहीं मजा आता। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको समझाने के लिए मुझे पागल भी बनना पड़े ना, तो मैं पागल बनना मंजूर है, बस आपको चीज समझ में आनी चाहिए। देखो मजा तो तभी आता है ना सर, मतलब आप दूर बैठे हो बट एक कनेक्टिविटी बने, एक कनेक्टिविटी हो। मतलब इन फ्यूचर मुझे नहीं पता लाइफ में हम कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे कब मिलेंगे कैसे मिलेंगे, पता नहीं कभी हमारी मुलाकात होगी या नहीं होगी लाइफ में, जिंदगी में कभी, क्योंकि कई बच्चा कहाँ का है, कई बच्चा कहाँ का है। बट जब भी हम मिलें तो ये ना हो कि हम एक दूसरे को जानते नहीं, कनेक्टिविटी हो, आपको एक फील आए कि हाँ भाई आज सर से मिले हैं। तो मैंने कहा वो ऐसे चलता रहता है ये, तो आप इस बात में मेरे को मत टोका करो कि हाँ ये क्या करता है वो करता है। मैं कहा हाँ सब्जियों के नाम लेने बंद कर सकता हूँ मैं, ठीक है, बट ये नहीं। हाँ बिल्कुल जी, देखो 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, क्या बात है जी, अहमदाबाद 1000 किलोमीटर, क्या बात है जी। चलो सुनना आप ध्यान से, नहीं सुनना आप ध्यान से। अब फटाफट से एक बात मुझे सोच के बताओ जी, एक बात मुझे सोच के बताओ। अब मैं हूँ जीएसटी में अनरजिस्टर्ड, तो मैं जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हूँ। अब देखो सारे बच्चे जो हैं भाई साहब बस अब सीएस बनने वाले हैं, कुछ ही घंटे बाकी हैं। मैं तो कई बार गिनता हूँ, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में एग्जाम, एग्जाम में पास, पास होने के बाद सीएस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, प्रोफेशनली तो है, बस सीएस बनने वाले हैं, कुछ ही घंटे बाकी हैं जी। जिन बच्चों ने सारे ग्रुप देने हैं तो सीएस बन गए, फिर आपने एक सीएस की फॉर्म खोली, तो मैं आपका क्लाइंट बन गया। जैसे अभी आप मुझसे सीखते हो, कुछ बातें मैं भी सीखता हूँ, बट फिर आप मुझे सिखाओगे। तो मान लो मैं क्लाइंट बन गया, तो मैं आपके पास आया, तो मैंने कहा सर सर, तो आपने बोला हाँ जी। मैं कहा सर मैं ना जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हूँ, तो मेरे को ना एक क्वेश्चन है, जैसे मैं अनरजिस्टर्ड हूँ तो पीछे मैं जीएसटी देकर आता हूँ, तो बट मैं तो अनरजिस्टर्ड हूँ तो मेरे ऊपर तो जीएसटी है नहीं ना। तो आपने समझाया सर आप जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो, आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, बट आप जिसे सामान परचेज करके आ रहे हो वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ना, तो आपको तो जीएसटी देना पड़ेगा, तो उसमें आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो। मैंने पूछा सर एक बात बताओ, जैसे मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो क्या मैं अपनी मर्जी से, भाई मैं अपनी मर्जी से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूं? भाई जैसे मैं करवाना चाहता हूं, तो आपने बोला वैसे आपकी भाई साहब टर्नओवर कितनी है? मैं कहा टर्नओवर तो मेरी पूरे साल की ना 8 लाख रुपए अराउंड हो जाती है, 8 लाख रुपए, तो क्या मैं करवा सकता हूं? तो आपने बोला अरे बिल्कुल कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमने विवेक सर से कोचिंग ली है हमने, पता है आपको। तो उन्होंने कहा था कि कोई पर्सन अपनी मर्जी से करवा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा मतलब मैं अपनी मर्जी से करवा सकता हूँ रजिस्ट्रेशन? आपने कहा जी बिल्कुल करवा सकते हो। मैं कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड पर्सन बन जाऊंगा तो फिर क्या होगा? तो आपने कहा जी वही होगा फिर नॉर्मल जो होता है, भाई आप जीएसटी पे करके आओगे, आईटीसी क्लेम करोगे, आगे जीएसटी चार्ज करोगे, वो जीएसटी देने जाओगे, उसको यूज करोगे, काम खत्म करोगे। मैं कहा अच्छा 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 अच्छा। मैं कहा बट मेरे दिमाग में ना एक डाउट आ रहा है। मैं कहा क्या आप मुझे एक बार उसका आंसर दे पाओगे? भाई आप एक बार अगर मुझे उसका आंसर दे पाओ। तो आपने कहा बोलो क्या क्वेश्चन है? सर कोई भी क्वेश्चन पूछो, दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कहा डाउट ये आ रहा है, जैसे मैं ना अभी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हूँ, तो मैं कल ही क्या हुआ, ये 20 40 60 और ये 80 और ये 20 100 मीटर कपड़ा कल मैं परचेस करके आया हूँ। तो मैं 100 मीटर कपड़ा परचेस करके आया, तो इस 100 मीटर कपड़े पे 100 मीटर कपड़ा परचेस करके आया, 1000 रुपये मीटर कपड़ा था, मतलब 1 लाख रुपए का मैं कपड़ा परचेस करके आया। इस पे 28% जीएसटी था, तो 28,000 रुपये का मैं जीएसटी देकर आया, 1,28,000 रुपये का टोटल मैं उसको देकर आया हूँ। तो मेरे को आईटी से तो मिलेगा नहीं क्योंकि मैं तो जीएसटी में अंडररजिस्टर्ड हूँ। तो आपने कहा बिल्कुल। मैं कह रही मेरे मन में ना ये क्वेश्चन है कि अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाता हूँ और मान लो तब तक भाई जब तक मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, भाई आज मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, मैंने 20 मीटर कपड़ा बेच दिया, ये 20 मीटर कपड़ा बेच दिया, 20 मीटर कपड़ा बेच दिया, ये मान लो 20 मीटर कपड़ा मैंने बेच दिया, उसके बाद ये 20 मीटर कपड़ा मैंने बेच दिया, ये 20 मीटर कपड़ा मेरा बचा है और अब मैं चाहता हूं जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ही जाऊं। तो जब मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हो रहा हूं तो मैंने आपकी बात समझ ली,
आपने कहा जब मैं रजिस्टर्ड हो जाऊंगा उसके बाद जब मैं सामान परचेज करूंगा उस पे जो मैं जीएसटी देकर आऊंगा उसका तो मैं आईटीसी क्लेम कर लूंगा। बट साहब, माय लॉर्ड, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 20 मीटर कपड़ा मेरा बचा, माय लॉर्ड, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 20 मीटर कपड़ा मेरा बचा, इस 20 मीटर कपड़े पर माय लॉर्ड जो मैंने जीएसटी पे किया था जिसका मुझे आईटीसी नहीं मिला था, तो माय लॉर्ड क्या मैं उसका अब आईटीसी क्लेम कर सकता हूं क्योंकि मैं अब जीएसटी में रजिस्टर्ड हो चुका हूं। ओके, स्पेशल केस आ गया क्योंकि ये नॉर्मल केस नहीं है सर, ये नॉर्मल केस नहीं है क्योंकि ये केस ऐसा है जो नॉर्मली हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। हमारे दिमाग में क्या आता है, हम रजिस्टर्ड है, कोई भी सामान अब लेके आएंगे, जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर लेंगे, आगे बेचेंगे, जीएसटी चार्ज करेंगे। बट अगर मैं अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में कन्वर्ट हो रहा हूं तो मेरे पास कुछ बचा हुआ स्टॉक है, उस बचे हुए स्टॉक पर मैंने जीएसटी पे किया था, उसका मैंने आईटीसी क्लेम नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड था। अब मैं हो गया रजिस्टर्ड, तो क्या उस बचे हुए स्टॉक का क्या मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं? माय लॉर्ड आप मुझे बताइए, हम आपको बताएंगे 18 में बताएंगे, हम आपको बताएंगे 18 में बताएंगे ठाकुर। 18 सेक्शन इन्हीं बातों के लिए है, दैट इज स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देखो। अब मैं कॉम्पोजिट स्कीम में हूं, मैंने कहा सर मैं कॉम्पोजिट से नॉर्मल स्कीम में जाना चाहता हूं, क्या मैं जा सकता हूं? आपने कहा हुजूर ये तो बिल्कुल जा सकते हो, गवर्नमेंट खुश हो जाएगी। बट साहब मेरे मन में एक डाउट है, जब मैं कॉम्पोजिट स्कीम में था साहब, मैं 100 मीटर कपड़ा लेकर आया था, उसमें से 20 मीटर कपड़ा बेच दिया साहब, मैंने 20 बेच दिया साहब, मैंने 60 बेचा, 80 बेचा साहब, 20 मीटर कपड़ा मेरा बचा हुआ है साहब। अब मैं रजिस्टर्ड पर्सन हो गया हूं, मैं नॉर्मल स्कीम में आना चाहता हूं, तो साहब इस 20 मीटर कपड़े का क्या मुझे आईटीसी मिल जाएगा साहब? साहब मेरा अगला क्वेश्चन भी है कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, नॉर्मल स्कीम में हूं साहब, नॉर्मल स्कीम में ही हूं, मैं कॉम्पोजिट में नहीं हूं। बट साहब जब मैं कपड़े से ये सारा सामान बनाता हूं तो ये सारा सामान जीएसटी में एग्जम्प्ट है, तो मुझे आईटीसी मिल नहीं पाता। मैंने सब कुछ बेच दिया, ये बेचा एग्जम्प्ट, ये एग्जम्प्टेड बेचा, ये एग्जम्प्टेड बेचा, ये एग्जम्प्टेड बेचा। जब ये बेचने लगा, इससे पहले साहब गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ गई कि अब ये टैक्सेबल है, तो साहब अब ये कपड़ा टैक्सेबल हो गया, अब ये टैक्सेबल हो गया। बट जब मैंने परचेज किया था उस टाइम एग्जम्प्ट था, मुझे आईटीसी मिला नहीं था साहब। जब एग्जम्प्टेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई बन जाती है तो क्या बचे हुए स्टॉक का मुझे आईटीसी मिल जाएगा साहब? आपने कहा यार बात तो तेरी बिल्कुल सही है, ये सारी बातें ही सेक्शन 18 हमें सिखाता है, ये 18 है जी। आई थिंक आपको मेरी बातें पल्ले पड़ती हैं, ठीक है जी, आई थिंक आपको मेरी बातें पल्ले पड़ती हैं। तो सेक्शन 18 जो है दैट इज आईटीसी इन केस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, एंड स्पेशल सर्कमस्टांसेस मींस व्हाट? स्पेशल सर्कमस्टांसेस मींस कि कुछ ऐसे केस जो नॉर्मली आपके दिमाग में नहीं आते, जो नॉर्मली आपके दिमाग में नहीं आते उसको भी दिमाग में लाया जाएगा। ये सारी बातें 18 के अंदर आती हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा सेक्शन 18 है। जब सेक्शन हम 18 पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये बातें पढ़ने को मिलेंगी। अब मुझे बताओ, मैंने 3 सेक्शन का आपको ओवरव्यू दे दिया, किन किन का? 16, 17, 18। एक बार 16 की हेडिंग बताओ, 16 में क्या था जी? 16 में क्या था? 16 में सेक्शन 16 में क्या था? 16 में सेक्शन 16 में क्या था सर? 16 में था एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। 17 में क्या था? अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। और 18 में क्या था? आईटीसी इन केस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये 3 सेक्शन हमारे सामने निकल के आ चुके हैं जी, डन है जी। अच्छा अब यहां पे आओ जी। अब बच्चा कहता है सर एक बार थोड़ा सा हो सके तो 19वें के दर्शन भी करवा दीजिए, तभी तो हम स्टार्ट कर पाएंगे 16 से। आइए दर्शन करते हैं जी, एक बार 19 के दर्शन भी कर लीजिए। सेक्शन 19 के दर्शन कीजिए। 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 ये बात कहता है जी, 19 ये बात कहता है आईटीसी, ध्यान से जी, सेक्शन 19 कहता है आईटीसी, टेकिंग आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। मतलब अगर आपने जॉब वर्क के लिए कोई इनपुट और कैपिटल गुड्स सेंड किया तो उस केस में आप आईटीसी कैसे क्लेम कर पाओगे? आपको मैं आगे रख के बताऊंगा।
जो वर्कर, मतलब मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था टेलर का, तो मैंने टेलर का एग्जांपल दिया था। तो जैसे कई बार क्या होता है, हम डायरेक्टली ना सामान जॉब वर्कर को भिजवा देते हैं। भाई जैसे मान लो कोई कपड़ा मुझे चाहिए, फिर मैं कपड़ा लेकर आके जॉब वर्कर को दूंगा, वो मुझे शर्ट सिल के देगा, तो मैंने बोल दिया ये डायरेक्टली जॉब वर्कर को सामान भिजवा देना। तो अगर मैंने डायरेक्टली जॉब वर्कर को सामान भिजवा दिया तो बिल तो मेरे नाम पर कटेगा, तो क्या मुझे उसका आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी बातें आपकी सेक्शन 19 वाले केस में आती हैं जी। तो ये 4 सेक्शन बस हमें डिस्कस करने आईटीसी में जी। अब एक बार हम स्टार्ट करवाने जा रहे हैं आपको सेक्शन 16 के टोटल 4 सब सेक्शन हैं। आज हम 16(1) ही कर सकें तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है जी। तो आइए सेक्शन 16 पे एक बार आते हैं जी, और सेक्शन 16(1) को करने की कोशिश करते हैं कि अगर 16(1) आज हमारा हो गया तो हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया जी, ठीक है जी। अब स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जी फाइनली आईटीसी के चैप्टर की, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी। डन है जी। आवरी 16(1) पढ़ते हैं जी, आवरी 16(1) पढ़ते हैं। एक बार चेक करना 16(1) क्या कहना चाह रहा है। 16(1) है, देखो जी, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। अब देखो 16(1) में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, बस आगे नहीं पढ़ना चाहिए, आगे नहीं पढ़ना। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, देखो पहले यहां से क्लियर करो, जो पर्सन अनरजिस्टर्ड है क्या वो एलिजिबल है या वो एलिजिबिलिटी से ही बाहर हो गया। सोच के बोलना, अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो क्या वो एलिजिबल है या वो एलिजिबल ही नहीं है। बोल दो यार, क्या वो एलिजिबल है या वो एलिजिबल ही नहीं है। वो एलिजिबल ही नहीं है ना, वो एलिजिबल ही नहीं है। वो कह रहे हैं जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है वो एलिजिबल है, मतलब जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो एलिजिबल ही नहीं है। तो सेक्शन 16(1) ने कहा जी देखो सिंपल सी बात है जी, पहली बात तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। अच्छा, फिर बोला एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। अब जब बोला एवरी रजिस्टर्ड पर्सन तो रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन याद आ रही है आपको। रजिस्टर्ड पर्सन आपको मैंने कल लिखवाया भी था, यहाँ पे देखो लिखा भी होगा रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन देखो ये लिखा हुआ जी। रजिस्टर्ड पर्सन मींस ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 बट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हैविंग ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब जिनके पास GSTIN नंबर होगा वो इसमें कवर होंगे, जिनके पास UIN नंबर होगा वो इसमें कवर नहीं होंगे। जिनके पास GSTIN नंबर होगा वो इसमें कवर होंगे, जिनके पास UIN नंबर होगा वो इसमें कवर नहीं होंगे। तो सोच के बोल देना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन अब यहां पे सेक्शन 16(1) दोबारा पढ़ो, क्या 16(1) में UIN वाले एलिजिबल हैं या वो एलिजिबल ही नहीं है। हाँ जी, क्या UIN वाले एलिजिबल है या वो एलिजिबल ही नहीं है। आंसर दो मुझे सर फटाफट से। क्या UIN वाले एलिजिबल हैं या वो एलिजिबल ही नहीं है। वो भी एलिजिबल नहीं है सर, वो भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जिनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो रजिस्टर्ड पर्सन के डेफिनेशन से बाहर हैं, और जब वो रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन से बाहर हैं तो वो भी इन एलिजिबल वाली कैटेगरी में कवर हो चुके हैं। बस ये बात ध्यान दो जी। तो पहली बात तो 2 लोग बाहर निकाल दिए जी। अगर कोई अनरजिस्टर्ड है वो भी इनएलिजिबल है, जो रजिस्टर्ड है बट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो भी यहां से बाहर है, ठीक है। और एक बात और बताऊं, अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड है और सेक्शन 10 वाला है, अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड है और सेक्शन 10 वाला है वो भी यहां से बाहर है। क्यों? याद करो, कॉम्पोजिट स्कीम में क्लियरली लिखा था कि कॉम्पोजिट वाले आईटीसी लेने के एलिजिबल नहीं होते। अब बच्चा कह रहा है सर आईटीसी लेने के एलिजिबल नहीं होते, वो तो वहां लिखा था ना। तो अगर वहां लिखा था तो फिर मतलब ऐसा यहां कहां लिखा है, याद आ रहा है कुछ? सेक्शन 10 नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 9(3) और 9(4). मतलब इस पूरे एक्ट में कुछ भी लिखा है, कहीं भी लिखा है,
सब कुछ ओवर रूल है 9394 को छोड़ के, मतलब जो हमने कह दिया वो सही है। मतलब सेक्शन 10 सबको ओवर रूल कर रहा था, सबको मतलब 16 को भी कर रहा था। तो अगर वो 16 को भी कर रहा था तो रजिस्टर्ड पर्सन में सेक्शन 10 वाले ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, क्योंकि सेक्शन 10 ने जब उन्हें बाहर निकाल दिया तो 16 को उनकी बात माननी पड़ेगी। बस ये बात ध्यान दो जी। तो मतलब अब पता क्या निकल के आ रहा है जी, अब क्या निकल के आ रहा है, अब देखो क्या निकल के आ रहा है। दो कैटेगरी निकल के आ रही हैं आईटीसी लेने की, असेसी है। दो कैटेगरी, या तो वो रजिस्टर्ड या वो अनरजिस्टर्ड। जो वो अनरजिस्टर्ड है जी वो तो इन एलिजिबल हो गया जी, वो तो इन एलिजिबल है। जो वो रजिस्टर्ड है, तीन कैटेगरी निकल के आ रही हैं, या तो वो यूआईएन वाले हैं, या वो सेक्शन 10 वाले हैं, या वो अदर हैं। यूआईएन वाले भी इन एलिजिबल हैं, सेक्शन 10 वाले भी इन एलिजिबल हैं। अब रह गए अदर्स, अब बात करेंगे इनकी। तो मतलब अदर्स मींस एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन यूआईएन, अदर देन सेक्शन 10। अभी तक ये लैंग्वेज बनी, ठीक है ना। जो अनरजिस्टर्ड है वो तो बाहर हो गए। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन यूआईएन, अदर देन सेक्शन 10, ये लैंग्वेज अभी निकल के आ रही है। मतलब अब जो बातें होंगी वो इसके लिए बातें होंगी, वो इन दोनों के लिए बातें नहीं होंगी। बस ये बात ध्यान दो जी। ये बात क्लियर है ना, पक्का पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो अब यहां पे देखते हैं अदर्स वाले में। तो कह रहे हैं एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब अदर देन सेक्शन 10, अदर देन यूआईएन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and in the manner specified in section 49। सेक्शन 49 पेमेंट वाला, मतलब कैसे यूज करना है, क्या कंडीशन है, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सारी बातें तुम पढ़ लेना। वो सारी बातें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मैनर क्या है, सीक्वेंस क्या है, वो सारी बातें हमें पता है। फिर वो कह रहे हैं अब मतलब शैल, एक बार ये लाइन छोड़ दो जी, एक बार ये लाइन छोड़ दो, क्योंकि ये ऑलरेडी हम पेमेंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर मैं ये लाइन यहां से हटा दूं, ये लाइनें छोड़ देना जी। अब लैंग्वेज कैसे बनेगी जी, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट, यूटिलाइज नहीं, टेक क्रेडिट। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल टू बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ to him with which are used or intended to be used in the course or furtherance of business, and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person। क्या कहना चाह रहे हैं जी, पता कहना क्या चाह रहे हैं। अगर मैं 16(1) को कंक्लूड करूं ना, अगर मैं 16(1) को सही मायने में कंक्लूड करूं तो 16(1) का सही मायने में कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, 16(1) का सही मायने में कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है। एक बात मुझे बताना चाहिए, मुझे आंसर देना जी, मुझे आंसर देना। मैं जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हूं, पहले मुझे बताओ एलिजिबल या इन एलिजिबल, पहले मेरे को ये बताओ। एलिजिबल या इन एलिजिबल जी। अगर मैं जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हूं तो एलिजिबल या इन एलिजिबल, बस मेरे को इसका आंसर दो। अगर मैं 16 में मतलब सॉरी अनरजिस्टर्ड हूं, इन एलिजिबल जी। मैं रजिस्टर्ड हूं, सेक्शन 10 का ऑप्शन लिया हुआ है, एलिजिबल इन एलिजिबल, इन एलिजिबल। मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हूं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एलिजिबल इन एलिजिबल, इन एलिजिबल। मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, सेक्शन 10 वाला नहीं हूं, यूआईएन वाला नहीं हूं, ठीक है। मैंने कोई गुड्स लिया, उसको नॉन बिजनेस पर्पस में यूज कर रहा हूं, नॉन बिजनेस, बिजनेस में नहीं, नॉन बिजनेस पर्पस में, नॉन बिजनेस पर्पस में कर रहा हूं, नॉन बिजनेस में। तो मैं क्या बन गया जी, इन एलिजिबल बन गया। मैं क्या बन गया, इन एलिजिबल बन गया। मतलब अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो सेक्शन 10 वाला नहीं है, यूआईएन वाला नहीं है, और अगर वो बिजनेस में यूज करेगा सामान, उसने क्लियरली बोला, सर लैंग्वेज पढ़ो, उसने क्या बोला है, वो कह रहा है तब बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और वो दोनों कैटेगरी में कवर नहीं हो
तो आप क्रेडिट लेने के एलिजिबल बन जाओगे कब? अगर जो सामान आपने लिया उसको यूज करोगे इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो मतलब आज अगर मैं पर्सनल यूज करूंगा जी, आज अगर मैं पर्सनल यूज करूंगा तो मैं इन एलिजिबल वाली एलिजिबल वाली कैटेगरी में नहीं, इन एलिजिबल वाली कैटेगरी में कवर हो जाऊंगा। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। तो सेक्शन 16 में ना अगर आप कायदे से देखोगे, आपको मैं दिखाता हूं जी, ये देखो सेक्शन 16 का देखो क्या जी, पर्सन की दो कैटेगरी, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड है नॉट एलिजिबल फॉर टेकिंग आईटीसी, हैंस नो क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। जब आप आईटीसी लोगे नहीं तो यूज करने का मतलब ही नहीं है। और रजिस्टर्ड पर्सन है, तीन कैटेगरी है, सेक्शन 10 यूआईएन अदर। सेक्शन 10 नॉट एलिजिबल फॉर टेकिंग आईटीसी, यूआईएन वाले नॉट एलिजिबल फॉर टेकिंग आईटीसी, और अगर एलिजिबल ही नहीं हो तो यूज करने का तो मतलब ही नहीं है। फिर अदर रजिस्टर्ड पर्सन, दो केस होंगे, नोट यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो नोट एलिजिबल तो फिर क्वेश्चन यूज करने का ही नहीं। और अगर आप बिजनेस में यूज कर रहे हो तो गवर्नमेंट कह रही है नाउ चेक करना पड़ेगा वेदर चेक सेक्शन 16(2) एंड रूल नंबर 36(4). चार कंडीशन वहां है, एक कंडीशन यहां है, मतलब एलिजिबल हो फिर भी तुम आईटीएस तब ले पाओगे अगर अगली 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। और अगली 5 कंडीशन जो हैं, 4 कंडीशन तो सेक्शन 16(2) के अंदर ही है, 4 कंडीशन सेक्शन 16(2) के अंदर हैं, और एक कंडीशन जो है वो रूल नंबर 36(4) के अंदर है जी। अब मुझे बताओ जी 16(1) में कोई दिक्कत तो नहीं है? 16(1) में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो तो बताओ जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का डन है। चलो अब इधर सुना ध्यान से, इधर देखो ध्यान से जी। अब यहां पे अब ये देखना है कि 16(2) में कितनी कंडीशन है। एक बार चेक करना, 16(2) पढ़ो क्या लिखा, 16(2) देखो क्या लिखा। कह रहे नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ एनी इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ हिम अनलेस। मतलब जब तक ये नीचे दी हुई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी तब तक तुम आईटीसी के एलिजिबल नहीं हो सकते, तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। वो कह रहा है भाड़ में जाए, इस सेक्शन में कुछ भी लिखा है, कहीं भी लिखा है नो रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता जब तक नीचे दी हुई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। अब यहां पे कंडीशन दी हुई है, ए साथ में डबल इन्होंने भी नया ऐड किया है जी, ऑलमोस्ट सेम ही है। मैं बताऊंगा फर्क क्या है। ए बी सी, यहाँ पे सी भी है, सी और ये डी, ये 4 कंडीशन, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो अच्छी बात है। और एक कंडीशन रूल नंबर 36(4) के अंदर भी है। टोटल 5 कंडीशन है, टोटल 5 कंडीशन आपके निकल के आ रही हैं जी। और अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो आईटीसी लेने के एलिजिबल होंगे, नहीं तो एलिजिबल की बात नहीं होगी जी। डन है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। अब मैं एक बार आपको रीड करवाने जा रहा हूं कि कंडीशन कौन कौन सी हैं। एक बार सिर्फ रीडिंग करवाने जा रहा हूं जी, और उस रीडिंग के बाद मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे आंसर दोगे। सबसे पहली कंडीशन देखना, सबसे पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है, वो कह रही है आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे कब तक? जब तक कब तक? ही इज, ध्यान से नहीं, ही इज इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज में प्रिस्क्राइब। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहली बात तो वही बात कहना चाह रहे हैं कि आप आईटीसी तभी क्लेम कर पाओगे अगर आपके हाथ में, अगर मैं सिंपल भाषा के अंदर बोलूं, अगर आपके हाथ में टैक्स इनवॉइस है। मतलब समझ गए क्या है ये? अगर आपके हाथ में ना ये है, देखो अगर आपके हाथ में ये, अगर आपके हाथ में ये है टैक्स इनवॉइस है या डेबिट नोट है या कोई डॉक्यूमेंट जो आपके हाथ में है जो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है, सबसे पहली कंडीशन आपके हाथ में इनवॉइस होना जरूरी है। मतलब ये बात किसकी कर रहे हैं? जो आईटीसी लेना चाह रहा है, रिसीवर की बात कर रहे हैं सर। ये वाली कंडीशन रिसीवर के हाथ में एप्लीकेबल है। तो सबसे पहली कंडीशन आपके हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए।
दूसरी कंडीशन, इसको भी छोड़ दो एक बार। दूसरी कंडीशन देखो जी, ही हैज रिसीव द गुड्स और सर्विस और बोथ, उसकी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो, उसने सामान को रिसीव कर लिया हो, सेकंड कंडीशन ही है। उसके हाथ में टैक्स इनवॉइस हो, उसने सामान को रिसीव कर लिया हो। तीसरी कंडीशन है, subject to the provision of section number 41, the tax charge in respect of such supply has been actually paid to the government either in cash or through utilization of ITC admissible in respect of the said supply। इसका मतलब क्या है कि आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो, मेरे हाथ में टैक्स इनवॉइस हो, मेरी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो, आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो, और ही हैज फर्निश द रिटर्न, आपने रिटर्न फाइल कर दियो सेक्शन 39 के अंदर, जीएसटीआर 3B। यहां बात हो रही है जीएसटीआर 3B। मतलब ये चार कंडीशन है, दो कंडीशन सॉरी तीन कंडीशन रिसीवर के हाथ में है, एक कंडीशन सप्लायर के हाथ में है। दोबारा बोलो फटाफट से, शाबाश मेरे बड़े शाबाश। कितनी कंडीशन निकल के आ रही है? कितनी कंडीशन निकल के आ रही है? चार। दोबारा बोलो, कितनी कंडीशन निकल के आ रही है? चार कंडीशन निकल के आ रही है। पहली कंडीशन क्या है? आपके हाथ में टैक्स इनवॉइस हो। दूसरी कंडीशन, आपकी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो। तीसरी कंडीशन, उसने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो। चौथी कंडीशन, आपने रिटर्न फाइल कर दियो। अगर ये चार कंडीशन निकल के आ रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आप आईटीसी लेने के एलिजिबिलिटी के और नजदीक चले गए। तो जब मुझे आईटीसी क्लेम करना है, सबसे पहले मेरे पास एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। दूसरी बात, मेरे को सामान रिसीव हो गया हो। तीसरी बात, मेरे सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो। चौथी बात, मैंने रिटर्न फाइल कर दियो। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो आईटीसी लेने की बात होगी, नहीं तो आईटीसी लेने की बात नहीं होगी जी। अब एक बात मुझे सोच के बताओ जी, एक बात सोच के बताओ, यहां पे एक पॉइंट लिखा है, यहां एक पॉइंट लिखा है जी कि आपने वो सामान रिसीव कर लिया हो जी, आपने वो सामान रिसीव कर लिया हो। एक एग्जांपल है जी, मुझे आंसर देना। एग्जांपल है, मुझे आंसर देना। लास्ट एग्जांपल है, बस लास्ट एग्जांपल है। मान लेते हैं मिस्टर एक्स है, या मिस्टर एक्स वाई नहीं, मान लो एक पर्सन है मनीष, एक पर्सन है हर्ष, और एक पर्सन है मान लो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं भरत। भरत एक पर्सन ही है जी। बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना जी, ठीक है नहीं। और एक पर्सन मान लो है, हाँ मान लो भरत ही है, मान लो भरत ही है। भरत जो है ये रहने वाला है मान लो हरियाणा का, ठीक है। मनीष रहने वाला है फॉर एग्जांपल मान लो दिल्ली का, ठीक है नहीं। और हर्ष जो रहने वाला है, हर्ष ये भी मान लो हरियाणा का रहने वाला है, ठीक है। ये भी मान लो कहाँ का रहने वाला है, ये भी हरियाणा का रहने वाला है। दिल्ली हरियाणा हरियाणा, ठीक है। भरत जो है, भरत ये जो है ना, ये मान लो सप्लायर ऑफ मनीष, ये मनीष का सप्लायर है। मतलब मनीष क्या करता है, इससे सामान लेके आता है। और ये हर्ष जो है, ये जो वर्कर है, इसका काम क्या है? इसका काम है कपड़े सिलना। क्या काम है इसका? काम, इसका काम कपड़े सिलना। इसका काम जो है, इसका काम कपड़े सिलना है जी। अब होता क्या है, होता क्या है, भरत कपड़ा देता है मनीष को, मनीष कपड़ा देता है हर्ष को, और फिर हर्ष शर्ट बना के वापसी ये मनीष को शर्ट दे देता है जी। मेरा एक पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब भरत कपड़ा देगा मनीष को तो बिल कौन रेज करेगा जी, भरत या मनीष? पहले मेरे को ये बताओ जी। अगर भरत कपड़ा देगा मशीन कह रहा हूं, अगर भरत कपड़ा देगा मनीष को तो बिल कौन रेज करेगा, भरत या मनीष? बताना एक बार जी, बिल कौन रेस करेगा जी? भरत रेस करेगा, मनीष रेस करेगा? भरत रेस करेगा जी।
तो भरत बिल रेस करेगा, तो इसने मान लो 1 लाख रुपए कपड़ा है, 12,000 पे जीएसटी है, 1/12 का बिल रेस कर दिया इस पर्सन के नाम पे। बट अब हुआ क्या, ये सामान इसकी फैक्ट्री से आके यहाँ पे आना है जी। अब जैसे ही सामान यहाँ पे आना है, हर्ष का कॉल आ गया इसके पास। हर्ष ने मुझे बोला, हर्ष ने मान लो मनीष को बोला कि मनीष यार वो या चलो चलो मान लो हर्ष का छोड़ो, यहाँ पे एक पर्सन और है, नाम लिख लेते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल हर्षिल। मान लो एक बच्चा हर्षिल है, हर्षिल भी रहता है हरियाणा में। तो कॉल आ गया हर्षिल का, तो हर्षिल ने बोला मनीष यार वो तेरे पास वो पावर बैंक पड़े हैं क्या? तो मनीष ने बोला नहीं पावर बैंक नहीं है, मैं मंगा रहा हूँ, आप 1-2 दिन के अंदर ले लेना। उसने कहा नहीं नहीं यार कस्टमर खड़ा है, शाम को देने हैं। तो मैं कहा आप रहते कहाँ पे हो? उसने कहा मैं ना हरियाणा में रहता हूँ, सोनीपत के पास जो ये सिंगू बॉर्डर है ना, सिंगू बॉर्डर, बस वहीं पे रहता हूँ। उसने कहा सिंगू बॉर्डर के पास तो मेरे भरत की भी दुकान है, तो भरत को करता। मैंने कहा 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में तुम्हें कॉल करके बता रहा हूँ। मैंने कॉल किया भरत को, मैंने भरत को बोला, मैं कहा भरत यार वो सामान अपना 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 अभी लोड तो नहीं करवाया? उसने कहा नहीं नहीं सामान अभी लोड होना है, तो बताओ क्या भाई कुछ और भी लोड करना है? मैं कहा यार एक बार यार तेरी दूसरी गली में एक बायर रहता है मेरा, तो उसको तुझे सामान देना है, क्या वो सामान दे देगा? तो भरत ने बोला सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सामान दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मनीष ने डायरेक्शन दे दी, भरत ने सामान दे दिया मान लो हर्षिल को। तो अब प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है कि मुद्दा ही निकल के आ रहा है, बिल मेरे नाम पर है, जीएसटी 12,000 रुपए का मेरे ऊपर लगा। अब जैसे ही मैं आईटीसी क्लेम करने लगा, गवर्नमेंट ने कहा जी आईटीसी नहीं मिलेगा। रीजन नो डाउट बिल तुम्हारे नाम पर है, नो डाउट तुम्हारा जीएसटी गवर्नमेंट को चला गया, नो डाउट तुमने रिटर्न फाइल कर दी, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम्हारा सामान तुम्हारी फैक्ट्री में रिसीव नहीं हुआ। और अगर सामान तुम्हारी फैक्ट्री में रिसीव नहीं हुआ तो भाई साहब तुमने कंडीशन नंबर 2 ब्रेक कर दी है, और अगर कंडीशन नंबर 2 ब्रेक हो गई है तो आईटीसी ले ही नहीं सकते। बस ये बात ध्यान दो। मुझे एक बात बता देना, क्या इसको मैं बिल टू शिप टू मॉडल बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। अच्छा क्या ये मॉडल बिल टू शिप टू है या नहीं है? क्या ये मॉडल जो है क्या बिल टू शिप टू मॉडल है या नहीं है? सर बिल टू शिप टू क्या होता है? बिल टू शिप टू क्या होता है भाई? बिल किसी और के नाम पे है और शिप किसी और को है। एक्चुअल में बिल टू शिप टू का मतलब क्या है कि बिल कटा इसके नाम पे और शिप किसको हो रहा है? हर्षिल को हो रहा है जी। तो अगर शिप यहां पे हो रहा है और बिल यहां पे है तो क्या मुझे आईटीसी लेने में दिक्कत होगी नहीं होगी? यस होगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लेके आ चुकी है जिसको बोलते हैं बिल टू शिप टू। गवर्नमेंट के लिए अगर ऐसा केस है तो हम यहां पे इसके हाथ में डीम्ड रिसीव मान के उसको आईटीसी अलाउड कर देंगे जी। तो सेक्शन 16(2) में जो हमारा सेक्शन नंबर 16(2) है उसमें एक डीम्ड रिसीव का पॉइंट है कि अगर आपने मान लो डायरेक्टली रिसीव नहीं किया, आपने डायरेक्टली वो सामान भिजवा दिया, तो गवर्नमेंट के लिए वो सामान ना हम यही मानेंगे जैसे तुमने ही वो रिसीव की है, और उसका आईटीसी हम तुम्हें अलाउड कर देंगे। बस ये बात ध्यान दो जी, ये बात सेक्शन 16(2) में लिखी हुई है जी। ये बात सेक्शन 16(2) में ये बात लिखी हुई है, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाता हूं तो यहाँ पे देखो इसी की बात हो रही है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट शैल बी डीम्ड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज बीन रिसीव ऑफ द गुड्स एज द केस में बी सर्विस। मतलब उसको डीम्ड रिसीव मान लेंगे और आईटी सबको अलाउड हो जाएगा। इन दोनों केस में इन्होंने वही बात बोली है बिल टू शिप टू मॉडल की। ठीक है, ये बात क्लियर है। मैं आपको ना एक होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से होमवर्क करके आना, बहुत ध्यान से। एक तो ये 16(2) ये आपने एक तो डबल है, आपने पढ़ के आना है। मुझे नहीं पता आपने सेक्शन 16 पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैंने वैसे होमवर्क दिया था, पढ़ा अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो अब सबने पढ़ के आना है। कल मैंने कहा था ना पढ़ना है पढ़ना, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना। एक तो AA आपने ये रीड करके आना है, ये एक रीड करके, और दूसरा ये 16(2) का 4 कंडीशन तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद 16(3) एंड 16(4) ये आपने पढ़ के आना है, ये आपने पढ़ के आना है। मतलब सेक्शन 16 एक बार आपने जरूर पढ़ के आना जी। कल मैं कई सारे क्वेश्चन पूछूंगा बैक टू बैक, और अगर आपने गलत आंसर दिया मुझे पता लग जाएगा कि आप घर से पढ़ के नहीं आए जी। ठीक है जी, तो कल हम सेक्शन 16 कल हम पूरा पैक कर देंगे जी।
बस अब हमारा 16 स्टार्ट हो चुका है। 16 में कुछ बातें बस थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं एक बार आप पहले पूरा डिटेल में खुद एक बार एनालाइज करके आओ। आ गया समझ, अच्छी बात है। नहीं आया तो टेंशन मत लेना, मैं तो बैठा ही हूं। बट एक होती है ना सेल्फ इंटरप्रिटेशन, कि हमारी सेल्फ इंटरप्रिटेशन क्या कह रही है, बस उसके लिए आपने पढ़ के आना है जी। डन है जी। तो सेक्शन 16 जो है एक बार आपने वो घर से जरूर पढ़ के आना है, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, एक बार मैं आपको नोटिंग के लिए पेजेस बता रहा हूँ कौन कौन से आपने नोटिंग करनी है। ये लो जी, ये आपने नोट डाउन करने हैं अपने। यहाँ से कहाँ तक आपने किया था? लो जी, डेफिनेशन आपने पढ़ी थी ना, यहाँ से आपने नोटिंग करनी है। भरत लिखना है इसको, कुछ नहीं है, क्या मतलब है? इसकी फोटो क्लिक कर लो जी। ये लो जी, लो जी, लो जी। डन। ये लो जी, ये भी ना, ये डायग्राम भी बना लेना जी। ये मैंने वैसे भी समझाया, समझा भी दिया, नहीं भी समझाया, बट एक बार फिर भी बना लेना यहाँ तक। ये छोड़ दो भी। लो जी, बस बस आपने यहीं तक लिख के आना है जी। आपने यहाँ तक, बस यहाँ तक आपने लिख के आना है। डन है जी, यहाँ तक आपने लिख के आना है जी। तो ये डायग्राम आपने कल कंप्लीट करके आना है। सेक्शन 16 आपने कल पूरा पढ़ के आना है। अच्छा, कल की क्लास मैंने सुबह कहा था ना, सुबह नहीं होगी जी। कल एक्चुअली पूर्णमासी है, कल पूर्णिमा है ना। हाँ, तो मैंने आपको बताया था शायद कि हर महीने पूर्णिमा पे मैं मंदिर जाता हूँ। मंदिर मेरठ से आगे है, तो मैं निकल जाऊँगा कल, मैं सुबह क्लास ले नहीं पाऊँगा। तो मैं आपकी क्लास जो मैं लूँगा 11, 1, 1:30, 4, 5 बजे, 9:30, 9:30, 9:30, 10 बजे, 10, 10:30, 12:30, 10, 12:30, 1 बजे। हाँ, तो कल मैं नहीं नहीं, रात को 10 बजे नहीं। तो कल मैं आपको ना ग्रुप में बता दूंगा, शाम को ही होगा लेक्चर वैसे, ठीक है नहीं। तो कल शाम को ही होगा लेक्चर, मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो मैं आपको मैसेज, आप मेरे मैसेज का वेट करना, ठीक है। मतलब सुबह नहीं है कल लेक्चर, क्योंकि मेरे को जाने में टाइम लगेगा, आने में भी टाइम लगेगा। तो सुबह नहीं, मैं शाम को जैसे ही आपको इंटीमेट करूंगा उस टाइम हमारा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। अरे रुको, नलायको, 10 बजे।
ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, डन है, ठीक है। चलो फिर बाकी मुलाकात करते हैं जी, बाकी मुलाकात करते हैं कल की क्लास में। कल हम सेक्शन 16 कंप्लीट करेंगे, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू जी, बाय बाय। मतलब कल जल्दी नहीं उठना, तेरी ऐसे की तैसे, 11 बजे जल्दी नहीं उठना मतलब 11 बजे तो वैसे ही क्लास होती है मेरी, सुबह 7:30 थोड़ा होती है नालायकों, जल्दी नहीं उठना। चलो बाय बाय, टेक केयर।